दोस्तों आज हम लोग फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वेक्टर शुरू करने जा रहे हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर ये सेक्शन आपको समझ में नहीं आता है तो फिजिक्स आपके लिए कभी भी इजी नहीं हो सकता है। भले ये चैप्टर 3 का एक पार्ट है, लेकिन मैं कहूँगा ये किसी चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। आप हर चैप्टर में इसका महत्व देखेंगे, यूज़ देखेंगे। आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़िए, रोटेशनल चैप्टर पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, आप सब में इसको पाएंगे। इसलिए जो बच्चा अगर वेक्टर ठीक से नहीं समझता है उसके लिए फिजिक्स समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए आज का लेक्चर और वेक्टर्स के और भी जो लेक्चर्स होंगे उसको ध्यान से देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, आपका फिजिक्स मजबूत होगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक डेस्टिनी जीत को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको हमेशा मिलती रहे। एंड हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर डेस्टिनी जीत। मैं हूँ आपका मेंटर RK सर। चलते हैं क्लास में। दुनिया में हम जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज देखते हैं उनको हम 3 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। वो 3 ग्रुप्स क्या है? आपका पहला है स्केलर, दूसरा है वेक्टर और तीसरा है टेंसर। ये टेंसर क्वांटिटी आपको एक नया वर्ड लग रहा होगा, तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ब्रीफ में, क्योंकि ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा नहीं है। मेन हिस्सा हमारा स्केलर है और वेक्टर है। टेंसर जो है हम जस्ट इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और समझ ले टेंसर क्या होता है। देखिए पहले हम थोड़ा सा हिंट देते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। तो स्केलर क्वांटिटी आप जानते हो कि उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। मैग्नीट्यूड, जैसे कि आप मास लेते हो, कहते हो कि 8 और उसमें केजी लिख देते हो, 8 केजी मास, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, इसको हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। हम अगर फोर्स लेते हैं तो लिखते हैं 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, लेकिन उसमें एक डायरेक्शन बताते हैं कि नॉर्थ में जाएगा, साउथ में जाएगा, ईस्ट में जाएगा। तो ये हो गया, इसमें डायरेक्शन ऐड हो गया, तो इसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तीसरा क्वांटिटी आ जाता है, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये तो मास का एग्जांपल था। क्या मास क्या था आपका? ये आपका स्केलर क्वांटिटी था। वेक्टर मैंने क्या लिया? फोर्स। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, करंट। करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। करंट को आप आई से लिख सकते हो, आई ऐसे करंट। करंट डायरेक्शन फ्लो करता है उसका। जैसे मान लीजिए एक करंट आ रहा है इस वायर से जिसका 5 एम्पियर लिखा हुआ है, और दूसरा करंट इधर से आ रहा है जिसका लिखा हुआ है आपका 3 एम्पियर। अब इसको एक दूसरे वायर से आप जोड़ देते हो ऐसे दिस डायरेक्शन में। तो ये क्या होगा? ये सिंपल एडिशन, जैसे कि यहाँ पर अगर हम 8 केजी लिए होते और 2 केजी मास कहीं लिए होते तो ये हो जाता आपका कितना? ये हो जाता है 10 केजी। लेकिन क्या न्यूटन में ये बात सही हो जाता है? मैंने कह रहा फोर्स अगर ऐड करते हैं, हाँ अगर सेम डायरेक्शन में होता है, लेकिन यहाँ पे अगर डायरेक्शन चेंज है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मान लीजिए ये 5 इतना नॉर्थ, ठीक है, +2 n लिखा हुआ है मान लीजिए ईस्ट, तब ये सिंपल एडिशन नहीं होगा, ये 7 आंसर नहीं होगा, 7 न्यूटन नहीं होगा। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर आप किसी भी डायरेक्शन से लाइए, डायरेक्शन इसमें है, डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन में दिखा रहा हूँ इधर से आ रहा है, लेकिन यहाँ पे स्केलर जैसा ही ऐड हो जाएगा, 8 एम्पियर हो जाएगा। ये नॉर्थ से भी ऐसे आता करंट और ईस्ट से भी आता, दोनों ऐड हो जाते। जिधर भी ले जाइए, इधर ले जाइए, इधर ले जाइए, इधर ले जाइए, जिधर ले जाइए उसको जिस वायर से जोड़ दीजिए आप, सब में ये 5 एंड 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 8 एम्पियर ही देंगे। इधर जाओगे तभी भी 8 एम्पियर देगा, इधर जाओगे तभी भी 8 एम्पियर देगा, इधर भी जाओगे तो आपको 8 एम्पियर देगा। तो टेंसर क्वांटिटी के बारे में हम लोग क्या समझे कि देखिए ये तो इसके डायरेक्शन है, जैसे कि वेक्टर के पास में डायरेक्शन होता है, इसके पास भी डायरेक्शन होता है। लेकिन इसमें एक खासियत ये है कि जब वो एडिशन की बात आती है, जैसे दो वेक्टर्स को हम ऐड करते हैं, तो ये एक्चुअली 7 नहीं हो रहा है ना, बताऊंगा क्यों नहीं होता है, तो वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो ये नहीं होगा, ये 7, ठीक है। अब कहने मतलब इसको हम कहाँ ले जाएंगे ये भी बताना पड़ता है, वो रिजल्टेंट क्या होगा, तो वो सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ किधर भी ले जाइए आप, इस डायरेक्शन आप ले जा सकते, कहीं भी ले जा सकते, इधर निकाल सकते हो, कहीं भी निकालिए, लेकिन ये एडिशन करेगा स्केलर क्वांटिटी। तो एग्जाम्पल ऑफ टेंसर क्वांटिटी क्या हो गया आपका? बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या हो गया? करंट, इलेक्ट्रिसिटी हो गया।
इलेक्ट्रिसिटी में देखिएगा हम लोग जॉइंट्स जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद में जस्ट स्केलर क्वांटिटी के हिसाब से उसके दोनों जो है क्वांटिटी जो है, एक वायर में जितना आ रहा है दूसरे वायर में जितना आ रहा है ऐड कर देंगे। तीसरे वायर का भी अगर लगा के आप ऐसे ऐड कर दोगे, मान लीजिए यहाँ से आपने और एक ऐड कर दिया 2, तो यहाँ पे और 2 ऐड हो जाएगा और ये 10 एम्पियर का करंट हो जाएगा फ्लोइंग थ्रू दिस रिजल्टेंट वायर। तो ये सिंपल आपका क्या करता है, ओबे करता है सिंपल रूल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये सब चीज कहने का मतलब कि वो ओबे करता है द सिस्टम ऑफ स्केलर, लेकिन उसके पास डायरेक्शन है। हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी है जिसके पास में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसके पास डायरेक्शन है। लेकिन देखिए इसके पास डायरेक्शन होते भी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, नहीं स्केलर क्वांटिटी है। काम करता है स्केलर जैसा, डायरेक्शन दिखाता है वेक्टर के जैसा। ये टेंसर के बारे में इतना ही हम लोग जानेंगे, इससे ज़्यादा आपको टेंसर क्वांटिटीज के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग डिटेल में केवल स्केलर और वेक्टर के बारे में ही समझेंगे। देखिए स्केलर क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड ओनली, केवल उसके पास मैग्नीट्यूड है, जैसे स्पीड है एग्जाम्पल, मास है, टाइम है, वॉल्यूम ऑफ समथिंग है। तो ये सारे के सारे इसमें केवल हम क्वांटिटी की बात, मैग्नीट्यूड जो है उसकी मैग्नीट्यूड जो, जैसे आप स्पीड कहोगे कितने स्पीड चल रहा है गाड़ी, तो 60 किलोमीटर पर आवर, अरे इतना स्लो क्यों चला रहे हो, और तेज बढ़ाओ नहीं तो पहुंचेंगे नहीं, तो हम 80 किलोमीटर पर आवर कर देते हैं, 100 किलोमीटर पर आवर, लेकिन किस डायरेक्शन में नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से मास है, एप्पल, अरे एक एप्पल कितना बड़ा हो सकता है, इतना बड़ा है तो कितना वजन हो सकता है, तो ये लगता है 200 ग्राम है। या फिर घड़ी में टाइम आप देखते हो तो कह रहे हो कितना बजा, तो 2 घंटे से मैं पढ़ रहा हूँ, तो 2 घंटे किस डायरेक्शन पढ़ रहे, डायरेक्शन नहीं बता रहे, केवल इसमें क्वांटिटी यानी मैग्नीट्यूड बता रहे हैं। और यहाँ पर वॉल्यूम में भी आप पानी भर दिए हो, दूध भर दिए हो, कितना लिए हो, तो 50 ml लिए हो या 100 ml लिए हो, इस तरह से केवल आप मैग्नीट्यूड बताते हो। जब वेक्टर क्वांटिटी देखते हैं, जैसे वेक्टर हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड क्या डायरेक्शन, तो ये देखिए अब दोनों कार में, कार तो एक ही है ना, तो इसमें और इसमें क्या दिक्कत हो गया, अंतर क्या हो गया, अंतर ये हो गया कि इस बार हम केवल कार को स्पीड नहीं देख रहे हैं कितना तेज चल रहा कार, किस डायरेक्शन में चल रहा है। मान लीजिए मैंने कहा कि लेट हो रहा है, जल्दी चलो, 100 किलोमीटर स्पीड चलाने लगा और क्या क्या उस गाड़ी को घुमा दिया किधर, मेरे घर की तरफ। तो कहाँ मैं पहुंचूंगा, क्या ऑफिस पहुंचूंगा या घर पहुंचूंगा, घर पहुंचूंगा। तो ये बताना जरूरत है कि ऑफिस की तरफ चलो, तो डायरेक्शन जब बताएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। तो वेलोसिटी क्या हो गया आपका, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। उसी तरह से वेट, वेट क्या है, मास एंड वेट में क्या अंतर है। मास क्या है कि बस तुलना कर लिया आपने कि आपने एक क्वांटिटी को मान लिया 1 किलो चाहे 1 ग्राम, उसके तुलना में कितना ये है, वो है मास। लेकिन वेट क्या है, किस फोर्स से अर्थ आपको पुल कर रहा है। जैसे मास आप ले लोगे, मान लीजिए इसको मैं पकड़ लेते 600 ग्राम इसका मास है, सपोज कर लेते इजी करने के लिए, या 300 ग्राम, बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, 300 बड़ा सा एप्पल है, 300 ग्राम, तो 300 ग्राम से मास है। तो और इसको वे करते हैं तो देखेंगे 300 वहाँ पे भी लिख रहा है। तो फिर मास एंड वेट में अंतर क्या है, इसको अंतर देखने के लिए आपको थोड़ा एस्ट्रोनॉट बनना पड़ेगा, मतलब आपको जाना पड़ेगा किसी और प्लैनेट पर या किसी सैटेलाइट पर। तो प्लैनेट पर जाना तो अभी मुश्किल है, मार्स पर लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक जगह जा चुके हैं, या कौन सा मून पर जा चुके हैं ना, तो आप चाहो तो मून पर जाकर ये टेस्टिंग कर सकते हो कि मास और वेट सेम होता है कि नहीं। आप देखोगे मास वहाँ पर भी फिजिकल बैलेंस से आप जब माप कर रहे हो तो मास वहाँ पर भी 300 ग्राम्स आएगा, लेकिन आप स्प्रिंग बैलेंस या इस तरह का कोई पेडिस्टल वाला कोई चीज़ आप वेइंग मशीन लेते हो और वहाँ पे वे करते हो, तो देखो वहाँ पे वो 50 ग्राम्स आ रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो गया, तो एक्चुअली यहाँ पर क्या था, हमने एक तुलना किया था कि ये मास जो है जितना पुल हो रहा है उस अर्थ से, उसको एक ग्राम कहते हैं, और उसका हमने 100 गुना लिया तो उसको हमने 600 ग्राम कहा। अब ये जो पुल हो रहा था 1 ग्राम वाला यहाँ पे सामान, वो मून पर जाके 1/6 ही पुल होता है फोर्स से, और जितना पुल करता है उसे 1/6 फोर्स से ही क्या आपका मून पुल कर रहा है। तो मून तो वहाँ पे 1/6 से पुल कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो 300 डिवाइड बाई कितना 650 ग्राम्स इसका वेट हो जाएगा। तो ये डिफरेंस हो गया, एक डायरेक्शन है अर्थ की तरफ टाने का हमेशा, ठीक है, वो
कितना, यहाँ पे 300 ग्राम से, मून पर 50 ग्राम से। फ्रिक्शन भी एक फोर्स तरह का फोर्स है, फोर्स जो अपोज करता है मूवमेंट को, ये भी डायरेक्शन देता है, आप जिस तरफ जाते हो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन। देखिए आप जाना चाह रहे हो इस तरफ, लेकिन आपका फ्रिक्शन इस तरफ लगे, तो इसके पास भी डायरेक्शन है, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब कुछ यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटीज के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, हम लोग जस्ट उसको रीड कर लेते हैं। स्केलर क्वांटिटीज हैव मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। डिस्टेंस हो गया, स्पीड, मास, एनर्जी, डेंसिटी, पावर, उसके बाद लेंथ हुआ, एरिया हुआ, वॉल्यूम हुआ, टाइम, टेम्परेचर, वर्क, ये सारे के सारे हम लोग जो नाम दिए, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटीज। इनके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, इनके पास यूनिट्स दोनों में होगा मैग्नीट्यूड एंड यूनिट दोनों में होगा। बिना मैग्नीट्यूड और यूनिट का तो कोई फिजिकल क्वांटिटी होता ही नहीं है। तो मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों होगा यहाँ पे, यानी कि आप ग्राम में लिख सकते हो, यूनिट हो गया, केजी में लिख सकते हो, मीटर में लिख सकते हो, सेंटीमीटर में लिख सकते हो, किलोमीटर में लिख सकते हो। तो इस तरह से लेंथ का, टाइम में आप सेकंड में बेसिक हम लोग तो सेकंड लेते हैं, सेकंड में लिख सकते हो। तो ये यूनिट तो लिखना पड़ेगा, साथ ही साथ एक मैग्नीट्यूड आएगा, तो ये कहलाएगा स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा, तो दे हैव मैग्नीट्यूड, यहाँ पे लिखा तो नो डायरेक्शन, यहाँ पे एंड डायरेक्शन। अब डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट, दो अलग चीज है। देखिए डिस्टेंस है, आप यहाँ से ये मान लीजिए ये आपका ए पोजीशन है और ये आपका बी पोजीशन है, आप इसको जाना चाहें, यहाँ से यहाँ आप जाना चाहते, तो आप ऐसे टहलते हुए कोई रास्ता ऐसे कुछ खोज कर आप यहाँ देखो, तो ये आपका डिस्टेंस हुआ। क्या हुआ, ये आपने डिस्टेंस कवर किया, स्ट्रोल करके आप गए ए टू बी, ये आप डिस्टेंस कवर किए, ठीक है। लेकिन यही ए से बी तक आप स्ट्रेट जाते तो ऐसे जाते, कैसे जाते आप, ए बी फिर हो लिख देता हूँ, और ये पॉइंट है और ये पॉइंट, तो आप ऐसे जाते हैं ना। इसमें एक डायरेक्शन है, ए टू बी जा रहे हैं, आप कभी भी बी टू ए नहीं जाएंगे, आपको कहा गया ए टू बी जाने के लिए, तो आप ए टू बी जाइएगा, तो यहाँ पे एक डायरेक्शन आ गया, तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन उठता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है ये क्या है, हम सीधा गए तो डिस्टेंस नहीं कहलाता एक्चुअली डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वही है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स होगा डिस्प्लेसमेंट। इस तरह से हम लोग डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को समझते हैं और डिफरेंस भी समझते हैं। उसी तरह से स्पीड और वेलोसिटी का तो मैं कार का दिखा दिया, मास एंड वेट दिखा ही दिया, मैं एनर्जी भी बताया मैंने, क्या ये सारे के सारे तो मैंने बताया क्या है, स्केलर क्वांटिटीज। एक्सेलरेशन जो हो गया, या फोर्स हो गया, इम्पल्स हो गया, प्रेशर, मोमेंटम, ग्रेविटी, ड्रैग, पुल को ड्रैग कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम चल रहे हैं तो कोई चीज़ ड्रैग करता है, खींचता है हमको पीछे की तरफ में, तो ड्रैग करना, पुल करना, ऐसे शिफ्ट करना, ये सारे किसी डायरेक्शन में करेंगे ना। ये डायरेक्शन जिसके पास होगा उसको हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। चलिए और डिटेल में समझते हैं क्या है स्केलर एंड वेक्टर। देखिए एक बॉल है, इसका एक क्या है, मास है, मास कितना लिखा हुआ है 5 kg। ये क्या आपका, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, इसको साइज या मैग्नीट्यूड कहेंगे, ठीक। और दूसरा वाला क्या हो गया, यूनिट हो गया। तो फिजिकल क्वांटिटी का मिनिमम दो चीज तो होना चाहिए, एक है साइज या मैग्नीट्यूड और दूसरा आपका है यूनिट। तो अगर ये केवल इसके पास मैग्नीट्यूड एंड यूनिट है, जैसे कि इसका मास हम पूछ रहे हैं ना, तो ये हो गया स्केलर क्वांटिटी। अब इस लड़के को देखिए, ये लड़का इस बॉल को किक कर रहा है गोल में, तो किक कर रहा है, तो डिस्टेंस यहाँ से जो उसने कवर किया यहाँ तक का, बॉल यहाँ से यहाँ तक गया, वो डिस्टेंस, इस तरफ डिस्टेंस उसने कवर किया, और डिस्टेंस का लेंथ कितना है, तो 8 मीटर है। यहाँ पर भी देखिए कि इसके पास में क्या है, ये आपका यूनिट है, सॉरी ये यूनिट है, और ये उसका क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, नहीं मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पर भी जैसे कि आप देखे थे 5 kg क्या था, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट था, इसके पास भी आपका मैग्नीट्यूड एंड यूनिट है। इसमें एक और चीज ऐड हुआ, वो आपको ध्यान रखना है, ये जो आप देख रहे हो ऐसे करके मैंने ऐसे कर दी कि इस डायरेक्शन उसने मारा है, ये बताता है कि आपका क्या हो गया, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, लेकिन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन अ
पर्टिकुलर डायरेक्शन। डिस्टेंस ट्रेवल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? तो फिर आपका ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी। तो बहुत अच्छी से तरह से आप समझ गए होंगे कि स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या है। बस इतना अगर समझ गए तो स्केलर और वेक्टर में आपको ज़्यादा अंतर नहीं समझना है। अब हम लोग देखते हैं कि टोटल इसके डिफरेंसेस क्या क्या हो सकते हैं स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी के। देखिए स्केलर क्वांटिटी में ओनली आपका क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, नो डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी में बोथ आपका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होगा। ये बात समझ में आ गई। सेकेंड डिफरेंस क्या है? एवरी स्केलर क्वांटिटी इज वन डायमेंशनल। अब अभी मैंने दिखाया कि एक लड़का ऐसे ऐसे करके अलग अलग डायरेक्शन में होते हुए गया, तो टू डायमेंशनल हो गया ना। टू डायमेंशनल मूवमेंट किया, लेकिन एडिशन हम कैसे करेंगे? जस्ट ऐड कर देंगे। यहाँ पे इतना चला, यहाँ पे मान लीजिए 2 मीटर, यहाँ 3 मीटर, यहाँ पे 2 मीटर, यहाँ पे 5 मीटर, ऐसे करके हम जोड़ते जाएंगे, वन डायमेंशनल एडिशन करेंगे। वेक्टर क्वांटिटीज लेकिन आपके 1D भी हो सकते हैं, जिसको स्ट्रेट लाइन मूवमेंट कहेंगे, जैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जैसे मापा हमने, या 2D कह सकते हैं, जिसको हम प्लेन में कहेंगे चलना, एक्स वाई एक्सिस पकड़ लीजिए के बीच में चल रहा है, या फिर 3D यानी कि स्पेशियल भी हो सकता है, यानी कि एक्स वाई जेड एक्सिस के बीच में कोई चीज़ चल रहा है, उसका भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। और 3D फॉर्म में ही करेंगे, यहाँ पे सब 1D फॉर्म में ही करेंगे। उसके बाद कह रहा है कि एनी चेंज इन द स्केलर क्वांटिटी इज द रिफ्लेक्शन ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड। आप कोई भी चेंज कीजिए स्केलर क्वांटिटी का, जैसे मान लीजिए 3 लिया आपने स्केलर क्वांटिटी, 3 मीटर, और 2 मीटर जोड़ दिया आपने, तो चेंज हुआ, उसमें ऐड किया आपने, तो 5, खाली मैग्नीट्यूड उसका चेंज करना है और कुछ नहीं करना है। या आपने मान लीजिए आपने एक एप्पल लिया 200 ग्राम्स का, उसको काट कर 50 ग्राम्स खा लिया आपने, तो जो बचा चेंज हो गया उसमें, तो 150 ग्राम्स ही कहलाएगा, तो जस्ट मैग्नीट्यूड का चेंज होगा वहां। लेकिन देखिए वेक्टर में क्या होता है? एनी चेंज इन वेक्टर क्वांटिटी कैन रिफ्लेक्ट ईदर चेंज इन डायरेक्शन और चेंज इन मैग्नीट्यूड और चेंज इन बोथ। अब ये थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा है ना? कैसे? तो देखते हैं, हम लोग समझते हैं इसको। देखिए एक सर्कुलर मोशन हम लेते हैं, ठीक है, सर्कुलर मोशन। मान लीजिए कि यहाँ पे पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है, और वो मूव कर रहा है बाय 5 मीटर्स पर सेकेंड के स्पीड से। क्या मैंने कहा? स्पीड उसकी जो है 5 मीटर्स पर सेकेंड। तो यूनिफॉर्म मैंने चल रहा है, यहाँ पर भी आकर वो उसका स्पीड भी है कितना? 5 मीटर्स पर सेकेंड। तो स्पीड जो है इसका, लेकिन हम कहेंगे, देखिए मैग्नीट्यूड देखते हैं, मैग्नीट्यूड 5 है, 5 है, तो कहेंगे स्पीड यहाँ पे इसका कांस्टेंट है। क्या है? स्पीड कांस्टेंट। क्लियर हो गई बात? लेकिन इसी ऑब्जेक्ट को अगर हम वेलोसिटी के हिसाब से कहते हैं, वेलोसिटी जी कहते हैं, तो ऐसे ही ले लेते हैं, और इधर 5 मीटर चल रहा था ये पर सेकेंड, और इधर ये आया जब, वो तो 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चल रहा था। तो लेकिन अंतर क्या हो गया? यहाँ पे ये नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ चल रहा था। कहाँ चल रहा था? नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। ये यहाँ पे इस पोजिशन किस तरफ चल रहा है? साउथ डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखिए भले ही मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन चेंज होने के चलते जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी यहाँ पे जो होगा, इसको कहेंगे वेलोसिटी। क्या कहेंगे? वेलोसिटी। यहाँ पे चेंजेस, ठीक है। और मैं एक एग्जांपल देता हूँ, पकड़ लीजिए एक और बॉल में लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर वो चल रहा था 5 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, और मैं थोड़ा बढ़ा दिया, मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पे कर दिया मैं 8 मीटर्स पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर तो ये 5 मीटर्स पर सेकेंड था, यहाँ पे 8 मीटर्स पर सेकेंड था, ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे ये साउथ की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे दोनों चीज चेंजेस हो गए ना आपके। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कह रहा हूँ, ये यूनिफॉर्म थे दोनों, ये नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ पर भी वेलोसिटी चेंजेस।
देखिए मैं एग्जाम्पल के हिसाब से बता पाया, समझा पाया आपको, तो अच्छी बात है। देखिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, फोर्थ है कि स्केलर क्वांटिटीज कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड एज इट हैज एक्जैक्टली सेम वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ डायरेक्शन। उसको आप रिजॉल्व नहीं कर सकते। अब जैसे 8 ग्राम, अच्छा 8 मीटर डिस्टेंस आपने चला, तो इधर उधर करके निकाल नहीं सकते कि नॉर्थ डायरेक्शन में कर दो इतना, साउथ डायरेक्शन में इतना कर दो, नहीं कर सकते आप, रिजॉल्व नहीं कर सकते। जबकि वेक्टर्स को हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में, चाहे कैसे यूज करके वो साइन या साइन ऑफ दैट एडजेसेंट एंगल बनाकर उसका। अब इसको हम लोग तो पढ़ेंगे, वेक्टर्स ही तो पढ़ना हमको, स्केलर से कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट है एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन कैरिड आउट among two or more scalar quantities will provide a scalar quantity। आप जो भी ऑपरेशन मैथमेटिकल करेंगे, तो आप जो नॉर्मल अलजेब्राइक ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कुछ भी करना चाहते हो आप कर सकते हो, सब वो एक स्केलर क्वांटिटी देंगे। However, if a scalar quantity is operated with a vector, the result will be a vector। अब ये थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, इसको याद रखिएगा, इसको हम लोग एक्स्ट्रा हम लोग पढ़ेंगे कि अगर एक स्केलर क्वांटिटी को लेकर हम वेक्टर क्वांटिटी से ऑपरेट करते हैं तो वो क्या देगा, एक वेक्टर क्वांटिटी देगा, स्केलर क्वांटिटी नहीं देगा। वहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी इंक्लूड हो गया। अब यहाँ पे देखें तो कह रहा है कि the results of mathematical operation between two or more vectors may give either scalar और वेक्टर। अब स्केलर और वेक्टर एक्चुअली क्या मतलब हो गया बता दें कि यहाँ पे तो अब समझ लो, देखिए रिजल्टेंट ऑफ टू स्केलर विल बी ऑलवेज स्केलर, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स कैन बी स्केलर, कैन बी वेक्टर क्वांटिटी। अब उसको हम लोग अभी तो रूल्स पढ़े नहीं है, तो उसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स कहेंगे जो कि स्केलर देगा। क्रॉस प्रोडक्ट जो है क्या देगा, या समेशन और सब्ट्रैक्शन जो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उससे वेक्टर मिलेगा। तो ये डिफरेंसेस थे आपके स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। एग्जांपल्स तो हम लोग देख चुके हैं, जैसे लेंथ है, स्केलर में लेंथ है, मास है, एनर्जी डेंसिटी है। उसी तरह से एग्जांपल ऑफ वेक्टर आप देखते हो क्या है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एक्सेट्रा है। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी समझ गए। अब हम लोग पूरी तरह से वेक्टर क्वांटिटी को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वेक्टर्स का। वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। द लेंथ इंडिकेट्स इट्स मैग्नीट्यूड, द डायरेक्शन ऑफ द एरो पॉइंट डिटरमाइंस द डायरेक्शन। देखिए यहाँ पे देखिए स्केल लिया गया है आपका, देखिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 माइल्स। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर, तो ये लगभग देखिए 15 सेंटीमीटर करीब है। 15 सेंटीमीटर में यानी कि 15 1 सेंटीमीटर लिया ना, मानेंगे 1 माइल। यहाँ पे डिस्टेंस देखिए 15 सेंटीमीटर है, तो 15 माइल्स का है। अब देखिए यहाँ पे 25 माइल्स देखिए बड़ा हो, 18 माइल 25 से कम है लेकिन 15 से बड़ा है। ये जो लेंथ हम दिखा रहे हैं, तो ये लेंथ ऑफ द एरो जो है ये इंडिकेट करता है उसका मैग्नीट्यूड। जैसे जैसे मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है हम लेंथ ऑफ द एरो भी बढ़ा रहे हैं। तो एरो देना बहुत जरूरी है, रिप्रेजेंटेड बाय एरो। और लेंथ ऑफ द एरो डिनोट करता है कि उसकी मैग्नीट्यूड कम हो रही है, जैसे सबसे कम इसकी है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। और यहाँ पे देखिए ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री 60 डिग्री 60। ये डायरेक्शन बता रहा है कि स्ट्रेट नहीं चल रहा है, ये जा रहा है ऐसे ईस्ट से 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ईस्ट से। जनरली हम लोग अगर ईस्ट की तरफ जाते तो स्ट्रेट लाइन ऐसे होता। तो ये था आपका, तो देखिए यहाँ पे डायरेक्शन कितना कहेंगे 0 डिग्री, वहाँ पे 60 दिखा रहा था, यहाँ पे 0 हो गया। तो जनरल फॉर्म में हम क्या कहेंगे, ये है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी इन फॉर्म ऑफ ग्राफ। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये है। क्या है, देखिए एक एरो है इसके पास में जो कि डायरेक्शन बताता है एज वेल एज लेंथ, उसका मैग्नीट्यूड बताता है। सामने वाला जो है हिस्सा एरो का उसको हेड कहते हैं, टेल कहते हैं पीछे वाले को। हेड को किस तरफ रखते हैं, जिस तरफ वो प्रोग्रेस कर रहा है, जिस डायरेक्शन में वेक्टर जा रहा है, जो वेक्टर क्वांटिटी आपने लिया है, तो उस तरफ हेड रहेगा, उसके ऑपोजिट साइड में आपका टेल रहेगा। डायरेक्शन का तो कॉन्सेप्ट हम समझ गए
कि और ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर को समझ गए। अब मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए एक फोर्स वेक्टर है ना, फोर्स इज अ वेक्टर। अब मान लीजिए आप कहते हो कि आपने फोर्स अप्लाई किया, आप 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर, ठीक, तो आपको बताना पड़ेगा किस डायरेक्शन में। तो इस तरह से हम लोग एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर देते। मान लीजिए एफ आपने फोर्स कहा, आप फोर्स को ऐसे लिखोगे, ठीक है, फोर्स एक वेक्टर है जिसको इस तरह से लिखोगे। अब ये फोर्स जो है इसका क्या क्या चीज यहाँ पे दिया हुआ है, एक तो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, दूसरा डायरेक्शन दिया हुआ है, यूनिट तो आपका इसमें भी होगा, यूनिट की बात नहीं करते हैं, इसमें मेन देखेंगे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर आप इसका मॉड लिख देते थे ऐसे, तो आप क्या लिख सकते हो इसको, तो इसको लिख सकते हो 10 न्यूटन विदाउट डायरेक्शन। यानी मैग्नीट्यूड अगर केवल लिखना है, एक तरह से स्केलर नहीं कहेंगे इसको, इसको कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। तो केवल मैग्नीट्यूड खोज रहे हैं तो ये 10 न्यूटन ऐसे लिखेंगे। हम लोग कभी कभी केवल ऐसे भी लिख के छोड़ देते हैं, 10 न्यूटन ऐसे लिखते हैं। तो हमेशा के डायरेक्शन आपका एक ही तरफ होगा। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये डायरेक्शन कितना है, 45 डिग्री से, ठीक है। तो अगर एक फोर्स इस तरफ जा रहा है, ये फोर्स जा रहा है, तो आप क्या कहोगे, कहोगे 45 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्या कहोगे, 45 डिग्रीज, 45 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऑफ ईस्ट, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए यहाँ पे आप आ रहे हो, यहाँ तो क्या कहोगे, ये भी 45 डिग्री से, तो कहोगे आप 45 डिग्रीज वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। जरूरी नहीं कि 45 डिग्रीज है, आप ऐसे भी तो जा सकते थे कि यहाँ से आप यहाँ तक जाते और ये बनता है 60 डिग्रीज। तो हम कहते हैं इसको क्या, 60 डिग्रीज वेस्ट ऑफ नॉर्थ। उसी तरह से आप ये वाला ले लीजिए, ये क्या कहोगे आप, 45 डिग्रीज ईस्ट ऑफ साउथ। इस तरह से आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ये आपका जो रेफरेंस लाइन है, ये रेफरेंस डायरेक्शन है, ये आपका रेफरेंस डायरेक्शन बन गया ना। यहाँ पे रेफरेंस डायरेक्शन से कितना डिग्री किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये तो इधर भी जा सकता था, इधर जाता तो आप क्या कहते, तो यहाँ पे जाता तो आप कहते क्या 45 डिग्री से ईस्ट तो नहीं कहते आप, यहाँ पे कहते हैं 45 डिग्रीज वेस्ट ऑफ। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शंस को। आपको अगर इसको ईस्ट मान लिया हमने, ठीक है, ये मैंने कार्डिनल डायरेक्शन में बता रहा है ऐसे, ठीक है, ये जीरो पकड़ लेते हैं, जीरो माने करते हैं मतलब कि एक रेफरेंस पॉइंट हो गया। अब यहाँ से मैंने ये ले लिया आपका 30 डिग्री, तो क्या कहेंगे, और यहाँ मैं लिख देता हूँ मैं 5 न्यूटन फोर्स, ठीक है, ये इधर जा रहा है, इसको कहेंगे 5 न्यूटन 30 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ ईस्ट, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट जो लोगे आप, रेफरेंस डायरेक्शन जो लोगे उससे बात करोगे। अब मान लो किसी बच्चे ने कहा नहीं सर हम ऐसे नहीं लेंगे, हम इस तरह से देखेंगे, कहेंगे 60 डिग्री इस तरफ, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो क्या कहोगे आप, तब कहोगे 5 एरो दोगे न्यूटन 60 डिग्रीज ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इस तरह से आप चेंज कर दोगे जिस तरह से आपको चाहिए, इधर से क्योंकि टोटल तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स 90 होता है ना, ये तो 90 डिग्रीज है, तो इधर ये 30 है तो ये 60 होगा। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और याद रखिए मैग्नीट्यूड के कभी कभी क्या होता है वेक्टर के मैग्नीट्यूड हमको जरूरत होता है, तब हम क्या करते हैं इसको मॉड में लिख देंगे 5 नॉर्थ करके 5 न्यूटन करके, और यहाँ पे लिख देंगे केवल 5 न्यूटन, या फिर इसको फोर्स कहिए, नाम दे देते हैं, ठीक है ऐसे। तो इसको आप सिंपली एफ लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, और 5 न्यूटन आंसर दे सकते हो। इस तरह से हम लोग वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं विथ डायरेक्शन एंड विथ जस्ट मैग्नीट्यूड, दोनों तरह से रिप्रेजेंट आप वेक्टर्स को कर सकते हैं।
अब चलिए दो एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्या एग्जाम्पल्स हैं? ड्रॉ द वेक्टर्स 10 न्यूटन 30 डिग्रीज ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये तो नॉर्थ है आपका, ये नॉर्थ है, ऐसे मैं बना देता हूँ कार्डिनल डायरेक्शन ऐसे, ठीक है, ये नॉर्थ है। 30 डिग्रीज 45 डिग्रीज यहाँ पे होगा नहीं, है बीच वाला 45 डिग्रीज हो, तो 30 डिग्री समवेयर इन बिटवीन होगा, यहाँ पे कहीं होगा। तो ये हो गया आपका 30 डिग्रीज क्या, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। और ये कितना न्यूटन देना है आपको यहाँ पर, इसमें चल रहा है ना, ये डायरेक्शन हो गया, और ये है 10 न्यूटन, ठीक है। तो डायरेक्शन चुकी है अभी, तो आप ऐसे लिखोगे। मैग्नीट्यूड केवल पूछे तो केवल आप 10 न्यूटन लिख दोगे, एरो नहीं दोगे ऊपर में। इस तरह से हम लोग 30 डिग्रीज ईस्ट ऑफ नॉर्थ कर पाए। अब उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट एक दिया हुआ है 5 मीटर्स 45 डिग्रीज वेस्ट ऑफ साउथ। 45 डिग्रीज वेस्ट ऑफ साउथ, देखिए ये वाला होगा, ये वाला है ना, साउथ वेस्ट एकदम यही वाला बनेगा। ये डायरेक्शन आप लोग है, लेकिन ये डायरेक्शन एरो क्या यहाँ पे सही है? नहीं। आप डायरेक्शन दोगे और एरो को एकदम टिप ऑफ द लाइन दोगे, यहाँ पे दोगे। और ये कितना है? 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट है। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये आपका डिस्टेंस कवर्ड नहीं है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड है, ठीक है, ये याद रखना होगा डिस्प्लेसमेंट। और ये है आपका 45 डिग्रीज, 45 डिग्रीज है, 45 डिग्रीज वेस्ट ऑफ साउथ। तो देखिए बहुत सिंपल था, कॉन्सेप्ट के लिए दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नहीं कह सकते, एक जस्ट सैंपल था। अब चलिए हम लोग वेक्टर्स के कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। जैसे कि पहला प्रॉपर्टी है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। तो मान लीजिए मैं एक वेक्टर बनाता हूँ पहले, ये मान लीजिए ये 30 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ ईस्ट जा रहा है यहाँ, ठीक। अब चाहो तो इसको यहाँ पर भी कर दोगे, मान लीजिए इसका वेक्टर ए है इसका नाम। अब चाहो तो अगर ऐसे कर दो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसको यूज कर सकते हो आप, कोई भी रूल्स एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी करना है आपको वेक्टर्स के बीच में वो कर सकते हो। आप यहाँ से इधर कर दो, पैरेलल शिफ्टिंग हो गया ना। ये देखिए पैरेलल शिफ्टिंग 90 डिग्रीज यहाँ पे बनाते हैं पैरेलल लाइंस एक दूसरे के बीच में, जो पैरेलल लाइंस है एक दूसरे के बीच में 90 डिग्रीज बनाते हैं। ऐसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो उनका 90 डिग्रीज बनाएंगे एक दूसरे के ऊपर। तो ऐसे पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ आप कोई भी वेक्टर कर सकते हैं और उसको आप ऑपरेशन में, वेक्टर्स के ऑपरेशन में यूज कर सकते हैं। दूसरा है कि रूल फॉर रोटेटिंग द वेक्टर बाय 2n पाई। 2n पाई मतलब क्या होता है पहले समझे। देखिए एक सर्कल, ठीक है, ये है आपका मान स्टार्टिंग पॉइंट। आप यहाँ से जब यहाँ तक आते हो तो आपका पाई रेडियन कंप्लीट होता है, मैंने 180 डिग्री। फिर यहाँ से यहाँ तक जब आते हो तो आपका हो जाता है 2 पाई, ठीक है। अब मान लीजिए ऐसे आप 2 बार 3 बार 4 बार आप n बार जाओगे तो उसको 2n पाई क्या कहेंगे। तो आप वेक्टर मान लीजिए यहाँ पे था आपका वेक्टर इस डायरेक्शन में, और आप उसको घुमाकर 2 पाई लेकर यहाँ चले आते, तो उसका कोई चेंज नहीं हुआ, उसमें कोई चेंज नहीं आया। मैंने कहेंगे कि सेम वेक्टर है वो, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, कुछ चेंज नहीं हुआ, उसका मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ। आपके हिसाब से इतना घुमा और फिर इधर फेस किया, तो फेस किया तो वो तो उसी तरफ फेस किया है, तो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज, तो सेम वेक्टर कहलाएगा। वो जितना बार भी हो तो जरूरी नहीं है कि वो उसी तरह हो, ऐसे भी हो सकता था। वो मान लीजिए एक वेक्टर इधर डायरेक्शन में है और वो घूमते 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 फिर यहाँ पे चला आता है, फिर घूमते 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 फिर यहाँ पे चला आता है, और फिर घूमते 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 फिर चला आता है। तो इसको हम कोई चेंज नहीं कहेंगे, इस वेक्टर में कोई चेंज नहीं कहेंगे, इट इज सेम वेक्टर। आप पहले बार जो लिए थे ऐसे, और फिर एक राउंड के बाद में आपने लिया, फिर मैंने कहने 2 पाई के बाद में, फिर 4 पाई के बाद में। यहाँ पे याद रखिएगा ये मैं 2 क्यों लिखा हूँ, इसलिए लिखा हूँ, मैं यहाँ पे नहीं लिखता तो आपका 3 पाई, तो पाई इधर आता है,
उसके बाद यहाँ पे 2 पाई आता है, उसके बाद क्या आता है, यहाँ पे 3 पाई आएगा, यहाँ पे 4 पाई आएगा, या इवन नंबर यहाँ पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 पाई के बाद में 0 तो रहेगा, 0 के बाद में 2 पाई, ऐसी जगह 2 पाई, 2 पाई के बाद में यहाँ पे 3 पाई, यहाँ पे 4 पाई, यहाँ पे 5 पाई, यहाँ पे 6 पाई। इस तरह से हम क्या कहेंगे, n पाई कह देंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि देखिए हमेशा इवन नंबर ले रहे हैं, 2 से उसको आपको डिनोट करना होगा, 2n पाई। आप n पाई लिखोगे तो गलत, n पाई इधर होगा, n पाई होगा कि इधर, n पाई, n+1 पाई कहेंगे यहाँ पे। क्यों आप कहोगे n+1 क्यों कहेंगे? 0+1 कर दीजिए, यहाँ पे कितना कर दीजिएगा, 2+1 कर दीजिए, ऐसे करके आप क्यों कहो, क्योंकि अगर आप खाली ये लिख दोगे, n लिख दोगे, तो n तो फिर 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे n+1 होगा, यहाँ पे 2n होगा, या यहाँ पे ऑड नंबर में से आएंगे, ये ऑड है, ये ऑड है, तो ये ऑड नंबर इस तरफ आएंगे, इधर इवन नंबर है। तो सर्कल पूरा कंप्लीट करने के लिए आपको 2n पाई बार ही चलना पड़ेगा, मैंने 2 पाई चलना पड़ेगा, अब उसके जितना मल्टीपल कर लीजिए। तो ये आपको ध्यान रखना, 2n पाई मैंने आपको 2 पाई रोटेट करना है। अब उसको कितने टाइम्स आप करोगे वो आपकी मर्जी है, ये नेचुरल नंबर है, ऐड इसे मल्टीप्लाई करते जाइए, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है, द एंगल्स बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर में पहले बना दूं थोड़ा सा, ये एक वेक्टर है और ऐसे चलाता हूँ और आ जाता हूँ यहाँ पे, और इस वेक्टर को यहाँ एक और वेक्टर बनाता हूँ, ये वेक्टर ए है मान लीजिए, और ये वेक्टर बी। इसके बीच में एंगल कितना है, तो सपोज कर लीजिए ये तो 180 हो गया, और यहाँ पे आपका ये 30 डिग्री है, तो इसका एंगल कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, 210 डिग्री। इनके बीच में कितना एंगल होगा, 210? नहीं, ये रूल आपको अप्लाई करना होगा कि जो थीटा होगा, इनके बीच का जो एंगल होगा कभी भी 180 से ज़्यादा नहीं होगा। इट विल बी बिटवीन 0 एंड 180, इट विल बी इक्वल टू 0, सेम डायरेक्शन दोनों हो गए तो 0 हो जाएगा, या ग्रेटर देन 0, अपोजिट डायरेक्शन में पूरा होगा तो फिर 180 या लेस देन 180। तो ये नहीं होगा, आपको ये पोर्शन लेना पड़ेगा, इसके एंगल, इनके दोनों के बीच में का एंगल ये होगा कितना, 360 माइनस 210, 150 इसका यहाँ पे डिग्रीज एंगल बिटवीन ये दोनों है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लीजिए, ये डायरेक्शन तो दिख रहा है आपको, ठीक है, तो ये कितना कहलाएगा, मान लीजिए इसको हम 30 मान लेते हैं, ठीक है, ये डायरेक्शन ठीक है 30 बिटवीन 180 एंड 0, ठीक है चलेगा। ये देखते हैं तो ये 90 डिग्री से, ये भी ठीक है, ये पकड़ लीजिए वो 120 डिग्री से, तो ये भी ठीक है, इसको पकड़ लीजिए यहाँ से यहाँ तक तो ये 180, तो ये भी ठीक है आपके एंगल बिटवीन टू एंगल। अब देखिए यहाँ से अब शुरू करते हैं, ये जो है ऐसे लेंगे क्या, नहीं लेंगे ऐसे, अब इधर से ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे तो क्या होगा, ये मान लीजिए 90 है, ये 30 है, तो ये 120 लोगे आप, यहाँ से यहाँ तक इसको लोगे, ये नहीं लोगे आप, ये नहीं लोगे आप, ये नहीं लोगे, ये कितना लिखोगे, 90 लिखोगे। ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 30 मान लीजिए, 30 40 पकड़ लेते, 40 है, तो ये लोगे आप, ये नहीं लोगे आप, ये डायरेक्शन आप नहीं लोगे, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको लेना है कौन सा, बिटवीन 0 एंड 180, ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इस तरह से हम लोग जज करते हैं। अब माइंड को रिफ्रेश करने के लिए एक सैंपल क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं इसको। कह रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए, ये है पॉइंट ए, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए अ मैन वॉक्स अलोंग अ पाथ इन द शेप ऑफ रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन मतलब क्या होता है, पॉलीगॉन जिसके 6 साइड्स हो, हेक्सा मतलब 6 साइड्स हो, रेगुलर मतलब इसके ईच साइड इक्वल है, और 10 मीटर्स इस साइड लॉन्ग है, यहाँ पे लिखा हुआ है इस साइड का लेंथ जो है 10 मीटर्स है। 2 ऑफ द साइड्स रन ईस्ट एंड वेस्ट, ये वाला साइड जो है ईस्ट जा रहा है और ये वाला जो साइड है वेस्ट जा रहा है, ये बातें दी गई हमें, ठीक है। अब ये भी कह दिया कि ये 30 डिग्री है, तो समझाने के लिए वैसे आप रेगुलर हेक्सागन के
ये जो एंगल होते हैं, ईच एंगल कितना होगा ये जानने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागन क्या होता है, इज इक्वल टू 2n-4 इंटू 90 अपॉन ये n। यहाँ पे आपका ये क्या हेक्सागन है तो 6 होगा, यहाँ पे n क्या हो जाएगा 6 होगा, तो इज इक्वल टू 2 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 90 अपॉन 6। 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा 30 यहाँ पे हो गया, और ये 12 माइनस 4 कितना हो गया 8 इंटू 30 अपॉन ये कितना हो गया 2 4, तो 120 होता है इंटीरियर एंगल। अब देखिए यहाँ पे आपको हेल्प दिया गया है, ये यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया गया, ये 30 डिग्री बता दिया गया, यहाँ पे भी 30 डिग्री बता गया, तो उससे यहाँ पे ये जो है आपका एंगल बनता है परपेंडिकुलर, यहाँ पे 30 डिग्री दे दिया, तो आप 90 एंड 30 120 कह सकते हैं, या 120 ऐसे आ गया। इससे आपको क्या पता चला कि आप ऐसे चलते हो और फिर क्या करते हो, दो तरीके से इसको बोल सकते थे। यहाँ पे कैसे 30 डिग्रीज, वो क्या कर रहा है 30 डिग्रीज, देखिए पहले चल रहा है क्या A टू B 10 मीटर्स ड्यू ईस्ट, ठीक है ईस्ट की तरफ गया, B टू C जाएगा तो क्या होगा 10 मीटर्स ड्यू 30 डिग्रीज ईस्ट ऑफ नॉर्थ, और दूसरा क्या कह सकते थे इसको कह सकते थे 10 मीटर्स ड्यू 60 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ ईस्ट भी कह सकते थे, इसको ऐसे भी कहा जा सकता था। अब इसके बाद हम लोग कैसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं, यहाँ पे देखिए फिर ये 30 डिग्रीज बनता है, तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं 10 मीटर्स ड्यू डी कौन सा डी वाला ये है, डी ये वाला आपका होगा 10 मीटर्स ड्यू वेस्ट, आपका सी डी हाँ सी डी देखना है, सी डी 10 मीटर्स ड्यू 30 डिग्रीज वेस्ट ऑफ नॉर्थ। हम ऐसे भी बोल सकते थे कि 60 यहाँ पे लगा कर क्या कह सकते थे 10 मीटर्स ड्यू 60 डिग्रीज, यहाँ पे कहेंगे नॉर्थ ऑफ वेस्ट। उसके बाद तो ये है डी, ठीक है, उसके बाद ई एफ को क्या कह सकते हैं 10 मीटर्स ड्यू यहाँ पे 30 डिग्रीज वेस्ट ऑफ साउथ कहा गया है, आप इधर से भी कर सकते थे। फिर यहाँ पे आपका जो आता है वो आता है 10 मीटर्स ड्यू 30 डिग्रीज ईस्ट ऑफ साउथ, 30 डिग्रीज ईस्ट ऑफ साउथ यहाँ पे आता है। तो अल्टीमेटली ये आपका डिस्प्लेसमेंट, हम सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे थे। अब क्वेश्चन फाइनल है कि व्हाट इज हिज टोटल डिस्प्लेसमेंट, वो शुरू कहाँ से किया था, यहाँ से यहाँ चला, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से कैसे चला, यहाँ से यहाँ चला, यहाँ से यहाँ गया, 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 तो अल्टीमेटली वो ए से चला और ए पे पहुंचा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसका, डिस्प्लेसमेंट उसका जो हुआ इज इक्वल टू 0। इस तरह से हम लोग बात को समझते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में देखिए आपके पास में यहाँ पे 13 टाइप्स ऑफ वेक्टर्स है। तो एक्चुअली ये जो लाइक वेक्टर्स देख रहे हो और एस्ट्रिक दिए हुए पैरेलल वेक्टर्स एंड कोलिनियर वेक्टर्स, इनमें रिलेशन है, लेकिन हम इसको अभी अलग अलग पढ़ाएंगे, बाद में बता देंगे कि पैरेलल वेक्टर्स को आप लाइक वेक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स को भी आप लाइक वेक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन उनको समझने के लिए कि ये अलग अलग कैसे होते हैं, इसलिए मैं उनको अलग अलग नाम से अलग अलग पॉइंट्स में रखा हूँ। तो चलते पहले देखते हैं फर्स्ट 3 वेक्टर्स क्या है, लाइक वेक्टर्स, अनलाइक वेक्टर्स, जिसको एंटी पैरेलल वेक्टर्स भी कहते हैं, और नीदर लाइक और अनलाइक वेक्टर्स। ठीक है, इन तीनों को पहले समझते हैं। तो लाइक वेक्टर्स का मतलब देखिए क्या है, अगर एक ही डायरेक्शन में वेक्टर्स हैं तो ये लाइक वेक्टर्स, एक ही डायरेक्शन मान लीजिए विद एक्स एक्सिस यहाँ पे 30 डिग्री है,
और यहाँ पर भी एक्स एक्सिस से इसका 30 डिग्रीज है, तो ये दोनों लाइक वेक्टर्स कहलाएंगे। और ऐसे मान लीजिए एक वेक्टर चल रहा है और एक वेक्टर ऐसे चल रहा है, ये भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये 30 डिग्रीज बना रहा है और यहाँ पे ये 30 डिग्रीज बना, तो क्या ये लाइक है? नहीं, डायरेक्शन उल्टा है, इनका उल्टा है, तो अनलाइक है एक्चुअली। ये अनलाइक है, एंटी पैरेलल है। क्या है? एंटी पैरेलल या अनलाइक, हमेशा एक दूसरे को अपोज करेंगे लोग। और तीसरा कैटेगरी बन जाता है, एक है इधर जा रहा है, यहाँ पे देना चाहिए, ठीक है, ये भी यहाँ पे आना चाहिए, सारे के सारे टिप पे होंगे, ठीक है, एरोस टिप पे होंगे, और एक जा रहा है इधर, तो इनमें कोई डायरेक्शन का कोई कॉन्फ्लिक्शन का, उसका वेक्टर का हम लोग कंपोनेंट लेकर काम करेंगे, दोनों का कंपोनेंट लेकर जो उनके बीच में बनेगा उसके हिसाब से डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया नीदर लाइक और अनलाइक वेक्टर्स, ये हो गए आपके अनलाइक वेक्टर्स, और ये हो गए आपके लाइक वेक्टर्स। नेक्स्ट जो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देखने वाले हम लोग वह है आपका इक्वल वेक्टर्स एंड नेगेटिव वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स माने, अभी तो लाइक वेक्टर्स बोले, लाइक वेक्टर्स में क्या मैंने कहा, ये एक ये है और एक ये है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, पैरेलल है, दोनों का अगर देखा जाए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है परपेंडिकुलर होंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा। अब ये लाइक तो है लेकिन इक्वल नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड अलग अलग है। अगर मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाए, सेम मैग्नीट्यूड हो जाए, ऑफ लाइक वेक्टर्स, तो उनको हम अब क्या कहेंगे? इक्वल वेक्टर्स कहेंगे। और एंटी पैरेलल की बात मैंने कहा था, तो एक तो इधर था और एक इधर चला है, तो ये एंटी पैरेलल थे। एंटी पैरेलल में क्या, इनके भी बीच भी आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। और यहाँ पर देखिए, अगर ऐसा हो जाए कि ये जितना डिग्री, ये जितना यूनिट है, ये भी इतना ही यूनिट है, माने यहाँ पे 10 न्यूटन लिखा हुआ है इस तरफ, और इसका 10 न्यूटन लिखा हुआ है इस तरफ, डायरेक्शन में बताने के लिए लिख दे रहा हूँ, तो ऐसे लिखा हुआ है, तो ये दोनों है एक दूसरे को नेगेट कर देंगे, दोनों को अगर ऐड किया तो 0 आंसर आएगा। तो ऐसे केस में इसको हम कहेंगे ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स हैं। तो -a वेक्टर इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। यहाँ पे क्या होगा? -10 वेक्टर इज, तो ऐसे नहीं लिखे, माइनस साइन लिख के आप इसको ऐसे लिख दो, -10 एंड ऐसे कर दो। अब ये माइनस साइन बताता है कि डायरेक्शन आपका उल्टे साइड में। नेक्स्ट सेट ऑफ वेक्टर्स क्या क्या है? कोइनिशियल पैरेलल वेक्टर्स, उसके बाद आपके क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स एंड ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। कोइनिशियल वेक्टर्स, मान लीजिए एक पॉइंट से एक वेक्टर इधर जा रहा है, उसी पॉइंट से दूसरा वेक्टर इधर जा रहा है, तीसरा वेक्टर इधर जा रहा है, तो ये जो पॉइंट है ये इनका इनिशियल पॉइंट है, और तीनों का इनिशियल पॉइंट मान लीजिए ओ है, तो इनका तीनों का जो इनिशियल पॉइंट क्या होगा? सेम हो गया। इन वेक्टर्स को कहेंगे ये लोग को इनिशियल वेक्टर्स है। जैसे यहाँ पे देखिए कि ये जो है, आप देखिए पॉइंट यहाँ पे, इसी पॉइंट से दो वेक्टर्स निकल रहे हैं, तो ये दो को इनिशियल वेक्टर्स हैं। कोलिनियर वेक्टर्स, तो पैरेलल वेक्टर्स पहले समझ लें। तो पैरेलल, तो लाइक को हम पैरेलल भी बता दें, पैरेलल ये तो लाइक है, लेकिन मैंने कहा कि उसको अलग से फिर बोलेंगे, पैरेलल मतलब लाइक ही कह सकते हैं, लेकिन ये लाइक ऐसे भी हो सकता है ना, एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, दो वेक्टर्स ऐसे चल सकते हैं, वो कोलिनियर हो जाएंगे, लेकिन वो भी पैरेलल की तरह ही। तो लाइक वेक्टर से सारे के सारे, ठीक है। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होते हैं कि ये एक वेक्टर है और ठीक उसके 90 डिग्री इस तरफ हो, इस तरफ हो, कहीं भी 90 डिग्री हो, ठीक है। तो 90 डिग्री पर कोई वेक्टर है जा रहा है, उसको हम ऑर्थोगोनल कहेंगे। यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ये ऑर्थोगोनल। तो हम लोग कौन कौन सा पढ़े? कोइनिशियल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स एंड ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। नेक्स्ट सेट ऑफ वेक्टर्स जो है वो है कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट
वेक्टर्स कह सकते हैं, यहाँ पे फोर्सेस लिखा हुआ है लेकिन ये फोर्स तो वेक्टर ही है या फोर्स के रूप में दिखाया गया है। तो देखिए ये पहला नंबर, देखिए ये जो है अगर कोलिनियरली आगे बढ़ाया जाता है यहाँ पे आ जाता है, ये जो है कोलिनियरली आगे बढ़ाया जाता है तो ऐसे हो जाता है, इसको कोलिनियरली में ऐसे बढ़ाता है तो ऐसे हो जाता है, ये कोलिनियरली में पीछे की तरफ बढ़ाता है तो ऐसे हो जाता है। तो ये लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट को क्रॉस कर क्रिस क्रॉस कर रहे हैं, उसी पॉइंट से पॉइंट ओ मैंने पॉइंट ओ से गुजर रहे हैं ये लोग सारे के सारे। ये सारे के सारे जो है क्या है, कॉन्करेंट वेक्टर्स या फोर्सेज है। यहाँ फोर्स F1 है, F1 है, 4 है, 3 है, 2 है, फोर्सेज है ना। ये सारे के सारे फोर्सेज को हम क्या कहेंगे, कॉन्करेंट फोर्सेज कहेंगे। यहाँ पे इस तरह से समझिए कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ये लोग पॉइंट में सब जुड़े रहे, यहाँ पे तो ये तो को इनिशियल कर दिया गया है तभी भी इसको कॉन्करेंट कहेंगे, लेकिन ये एक्चुअली जरूरी नहीं है कि ये जुड़े रहें, ऐसे ये लोग यहाँ से ही भी होता है ना, तो ये हम पीछे की तरफ ड्रैग करके ऐसे हिसाब कर लेते हैं और कहते हैं ये कॉन्करेंट पॉइंट है और ये सारे के सारे कॉन्करेंट फोर्सेज है। अब को प्लेनर, यहाँ पे देखिए को प्लेनर भी है और कॉन्करेंट भी है। और को प्लेनर में तो क्या होता है, एक ही प्लेन में, जैसे मान लीजिए ये वाला एक्स एक्सिस है आपका और ये वाई एक्सिस है आपका, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये, आप देखिए जो इसी प्लेन में है, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस के प्लेन में, तो एक वेक्टर इधर जा रहा है, 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 ये सारे यहाँ से इस पॉइंट से गुजर रहे हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, कॉन्करेंट फोर्सेस भी है और ये कोप्लेनर भी है। कोप्लेन माने एक प्लेन में ही रहने, जैसे एक बुक शीट ले लीजिए, उसके ऊपर रख लेते हैं दो पेन और दोनों को ऐसे एक के ऊपर ऐसे रखते हो, इसको हम कोप्लेनर कहेंगे, ठीक है। ये प्लेन उनका क्या है, एक्स एंड वाई पकड़ लीजिए, वाई जेड पकड़ लीजिए, एक्स जेड पकड़ लीजिए, जो भी दो आपको पकड़ने हैं डायरेक्शंस। नेक्स्ट सेट ऑफ वेक्टर जो पढ़ने वाले हैं वो है आपके जीरो वेक्टर या और यूनिट वेक्टर। जीरो वेक्टर के बारे में पहले समझिए। मान लीजिए आपका एक वेक्टर है ए और उस सेम मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर जो ऑपोजिट डायरेक्शन चल रहा है और एक ए लेते हैं, तो उसको कैसे दिखाएंगे, माइनस ए वेक्टर कहेंगे उसको, नेगेटिव वेक्टर तो माइनस में होता है। इसका आंसर क्या आएगा, मान लीजिए यहाँ पे आपने 5 न्यूटन लिखा होता है, माइनस 5 न्यूटन कितना होता है ये आपका, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 0 होता है। लेकिन 0 आपका क्या हुआ, आपका 0 यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड हुआ, मैग्नीट्यूड ना 0 हुआ आपका। आपने ऐसे किया 5n माइनस 5n, उसको आपने लिखा 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इस एरो का क्या हुआ, एरो से कुछ पता चला, कुछ डायरेक्शन कैसे खत्म हो गया, नहीं डायरेक्शन नहीं खत्म हुआ, तो इट इज मैग्नीट्यूडलेस, इसमें मैग्नीट्यूड नहीं है, लेकिन डायरेक्शन तो इसका कौन सा है, इसका डायरेक्शन कैसे बताओगे कि इस तरफ है कि इस तरफ है, क्योंकि एक तो इधर है नेगेटिव वाला तो इस तरफ था, किस तरफ खींचोगे, इसका डायरेक्शन ऑल डायरेक्शन, आप जिस डायरेक्शन में चाहो उसको मान सकते हो ये इसका डायरेक्शन है। देखिए यहाँ पे ये है आपका जीरो वेक्टर और डायरेक्शन इसके देखिए, इधर भी हो सकता है, 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 यानी कि ऑल डायरेक्शन इसका मैग्नीट्यूड 0 हो जाता है, डायरेक्शन नेगेटिव नहीं हो जाता है, डायरेक्शन इसको कहेंगे ऑल डायरेक्शन में आप इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर देखिए जैसे कि मेजरमेंट हम लोग करते हैं तो यूनिट पहला नंबर क्या है, यूनिट नाम क्या है, यूनिट का मतलब क्या होता है, एक, यू हैव मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। यूनिट क्या लेते हो, मीटर लेते हो, यूनिट क्या लेते हो, किलोग्राम लेते हो। यूनिट है क्या एक्चुअली, एक कंपैरेटिव वैल्यू है जिसको कि हम 1 मानते हैं। जैसे आप 1 मीटर स्केल लेते हो तो उसको 1 मीटर जो है आपका एक यूनिट है, अब उसका जितना गुना लेते हो उतना आप मीटर कहते हो। यूनिट एक्चुअली हम लोग सोचते हैं कि यूनिट का मतलब मीटर होता है, यूनिट का मतलब आपका किलोग्राम होता है, यूनिट का मतलब सेकंड होता है, यूनिट का मतलब सेंटीमीटर, ऐसा नहीं है। यूनिट का मतलब एक होता है। अब एक किस चीज़ का है, लेंथ का है, तो चलो एक लेंथ का, एक लेंथ का नहीं बोल के एक सेंटीमीटर, एक मीटर, अब बड़ा छोटा कर दिया गया, तो 1 मतलब हो गया आपका यूनिट। तो किसी भी वेक्टर में क्या हम लोग देखते हैं, डायरेक्शन एक्चुअली होता है।
और उसका अगर मैग्नीट्यूड वन हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे। वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड क्या है, वन है। इस तरह के इसको हम लोग कहते हैं, तो हम लोग ऐसे लिख, अगर मान लीजिए पी लिखा हुआ है एक वेक्टर, तो हम पी ऐसे लिख देते हैं, तो इसका मतलब इसमें और नॉर्मल वेक्टर में क्या डिफरेंस है, क्या कुछ नहीं रहेंगे। इसके लिए हम एक अलग साइन माने सिंबल साइन करते हैं, इसको ऐसे नहीं लिखते, हम लोग ऐसे लिखते हैं, कैप, पी कैप कहेंगे इसको, एरो नहीं कहेंगे, स्पेशल देते, छोटा है ना, छोटा है तो एक एरो, ये भी समझ लिया एरो ही है। ये हमेशा एक्चुअली ये डायरेक्शन ही बताता है, ये एरो केवल डायरेक्शन ही बताता है, इसको लेंथ एक्चुअली क्यों ऐसे लिखा गया बता रहे हैं। हम कहते हैं ना कि एक न्यूटन लिखना तो ऐसे लिखे, 2 न्यूटन लिखना तो ऐसे लिखे, 3 न्यूटन लिखना तो ऐसे लिखे, माने आप एरोज में अगर लिख रहे 4 ऐसे, 5 ऐसे, आप करोगे ना, बड़ा कर दिए, अब उसके बाद एरो लगाते हैं। अब एक ही है तो क्या करोगे, तो आप उसको तो आप मेजर नहीं करोगे, उसको आप ऐसे कैप करके रख दोगे, तो ये पी कैप कर दिया आपने, या जो भी आप वेक्टर लिए उसमें ए कैप आपने लिख दिया, ए कैप, बी कैप, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो कैप मतलब हो गया क्या, ये डायरेक्शन आपको तो बताएगा, डायरेक्शन बताएगा, मैग्नीट्यूड इसकी कितनी होगी, मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगी। तो इससे फायदा क्या होता है, क्यों लेंगे, तो कोई भी मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, मान लीजिए आप 10 न्यूटन लेना चाहते हैं और आप डायरेक्शन उसको देना चाहते हो, मान लीजिए अभी नहीं जानते हो, मैं लिख दे रहा हूँ, आई लिख देता हूँ और कैप कर देता हूँ। इसका मतलब एक्चुअली ये आई कैप बता रहा है एक्स एक्सिस को डिनोट करता है, ये एक्स एक्सिस की तरफ ये फोर्स अप्लाई हो रहा है, और ये 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट इंटू 1 यूनिट इन एक्स एक्सिस इंटू 10 न्यूटन मैंने कितना हो गया, 10 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का ये साइन है 1 यूनिट, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर कहलाता है, यूनिट वेक्टर का हम लोग कैप से नोट करते हैं। तो जीरो वेक्टर को तो बहुत सारे एरोज दे दिए, इसको एक टोपी पहना दिए, याद रखिएगा। चलिए हम लोग थोड़ा सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं वेक्टर्स पर, और कंपेयर भी कर लेंगे थोड़ा सा, अगर वो वेक्टर ना होते, अगर वो स्केलर होते तो क्या आंसर आता। तो देखते हैं पहला क्या क्वेश्चन है, तो कह रहे हैं कि एक वेक्टर है ए, जिसमें मैग्नीट्यूड दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 1.5, और दूसरा आपका दिया हुआ है मान लीजिए बी, और कहा गया कि वो ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए है, तो उसका आंसर कितना आएगा, तो उसका आंसर आ जाएगा b इज इक्वल टू जस्ट 2 इंटू ए, यानी कि 2 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 3, ठीक है। यूनिट जो भी हो सकता है, न्यूटन रख लीजिए, मीटर रख लीजिए, अगर डिस्प्लेसमेंट है वो अभी डिस्कस नहीं कर रहे। मान लीजिए लिखा हुआ है कि नहीं, सी जो है एक और वेक्टर है जो कि -2 है, तो उसका क्या होगा, तो डायरेक्शन आपको चेंज कर देना होगा, उसका डायरेक्शन चेंज होगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो आपके इसके बराबर होगा, b के बराबर ही होगा, 2 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 3। यूनिट्स आप दे सकते हो, यहाँ पे अगर न्यूटन है तो यहाँ पर भी न्यूटन है और यहाँ पर भी न्यूटन है। अब ये दोनों देखते हैं, इसको कैसे करते हैं, b जो है, तो ये दो पैरेलल हम लेते हैं वेक्टर्स, एक वेक्टर ऐसे लिया हमने और एक वेक्टर ऐसे लिया हमने। कह रहा है कि ए एक वेक्टर है, ठीक है, उसका वैल्यू फिर हम वही ले रख रहे हैं 1.5 न्यूटन, और बी अभी भी हम ट्वाइस रखे हैं, तो बी वेक्टर ये है और उसका है, चलिए बी यहाँ पे 2 लिया गया, 2 न्यूटन, जो ट्वाइस नहीं है 2 न्यूटन। अब इन दोनों को, ये पैरेलल है, ठीक है, तो अगर इनको अगर हम चाहे तो जोड़ सकते हैं ना, हम लोग पैरेलल साथ में लिख सकते थे, एक ए ये है और बी ये है, यहाँ से टोटल वेक्टर ये कहलाएगा, तो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। यहाँ पे कितना था 1.5 न्यूटन और यहाँ पे क्या था 2 न्यूटन, अल्टीमेटली कितना हो जाएगा 3.5 न्यूटन, ये हो जाएगा रिजल्टेंट है इसका। ऑपरेशन कर रहे हैं मैंने, वर्किंग कर रहे हैं ना। अब लास्ट देखते हैं ये वाला, तो इसमें क्या क्या आ गया, अरे एक वेक्टर ए है,
ठीक है, और उसका वैल्यू कितना लिया गया है, ए इज इक्वल टू 1.5 न्यूटन में ही पकड़ लेते हैं। और बी को अलग रखा गया इस बार, बी पैरेलल दिखाया जा रहा अभी, ठीक है, और इसमें बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड का 3.2 है। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि हम बी को लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन चलाएंगे, तो ए ऐसे चल रहा है, ए और बी जो है एंटी पैरेलल चल रहा है, तो ए ऐसे चल रहा है, बी इधर चल रहा है। तो अब क्या होगा, तो इसमें आपका 1.5 न्यूटन माइनस 3.2 न्यूटन, तो आंसर आपका क्या आएगा, आंसर आपका आएगा माइनस 1.7 न्यूटन। माइनस में आंसर आपका नहीं आएगा, माइनस में आपका आंसर नहीं आएगा, क्यों, आप कहोगे इस डायरेक्शन पॉजिटिव हो गया, फिर तो ऐसे कर दोगे, डायरेक्शन केवल बताओगे आप, आंसर आपका मॉड में आएगा 1.7 न्यूटन। अगर इन्हीं चीज़ों को अगर हम स्केलर क्वांटिटीज होते तो क्या करते, तो ये और ये क्या होते, जैसे ए था बी था, तो ए का डबल हो जाता बी, और सी भी डबल हो जाता ए का, यहाँ पे ए का वैल्यू जो होता वो 1.5 होता, बी का वैल्यू जो है वो 3 जैसे था वैसे, सी का जो है यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन चेंज किए थे, हमें डायरेक्शन की बात नहीं, यहाँ पे 30 रहता, ठीक है ऐसे। अब इसके लिए हम तो न्यूटन नहीं लिख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं मीटर में लिख सकते हैं आपके डिस्टेंस के लिए। तो इसका हम देखते हैं तो क्या करते हैं, तो इसका सिंपल एडिशन हो जाता, तो ए प्लस बी जो आंसर आता लिख देते, तो क्या लिखते हैं, वो लिख देते हैं आपका 1.5 प्लस 2 इज इक्वल टू 3.5 मीटर्स डिस्टेंस। अब देखिए डिस्टेंस यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, अब ये तो डिस्प्लेसमेंट चाहे फोर्स था, ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं ए जो है पॉजिटिव जा रहा है 1.5, और बी जो है आपके इस तरफ जा रहा है ना, तो बी हम माइनस में लिख के समझा देते पहले, चाहे बी का लिख देते हैं मैग्नीट्यूड और उसको माइनस करते हैं, ठीक है। तो इन दिस केस याद रखिएगा यहाँ पर ये माइनस हो सकता है, ये माइनस हो सकता है, मैं समझा रहा हूँ, लिखा हूँ मैं क्या प्लस, क्यों, डायरेक्शन बताऊंगा यहाँ पे, डायरेक्शन यहाँ पे लिखूंगा क्या, वेस्ट या नेगेटिव एक्स एक्सिस, और यहाँ पे क्या लिखता है माइनस, ऐसे यहाँ पे लिखता है मैं ईस्ट, तो माइनस इतना ईस्ट या पॉजिटिव में इतना वेस्ट, लेकिन यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं लिखने है, और हमेशा ये पॉजिटिव ही आंसर देगा, ये आंसर जो होगा हमेशा a माइनस बी का पॉजिटिव ही होगा, तो यहाँ पर ये 3.2, डिस्टेंस कभी आपने नेगेटिव में देखा है, नहीं देखा है ना, लेकिन आपका नेगेटिव में ये आ सकता है, डायरेक्शन आपको देना पड़ेगा, डायरेक्शन नहीं दोगे आप तो ये पॉजिटिव नहीं होगा, डायरेक्शन आपको बताना होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में जब जा रहे हो तब ये वेस्ट की तरफ जा रहे हो तब पॉजिटिव साइन दोगे, ईस्ट की तरफ नेगेटिव ही दोगे, ये डिफरेंसेस थे आपके वेक्टर एंड स्केलर एडिशन सब्ट्रैक्शन के। अब एक चीज़ मैं बता दूं, वेक्टर इतना आसान नहीं है, मैंने एक बहुत ही लीनियर फॉर्म में लिया, कोई एंगल का यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं किया गया, जबकि आपका अगर स्केलर होता है तो एंगल कोई उसमें इफेक्ट नहीं करता है। हम लोग अब देखेंगे कि स्केलर और वेक्टर अगर एंगुलर कोई ये हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो क्या करेंगे। हमने देखा कि पैरेलल वेक्टर्स हो या एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो, यानी कि जब उनको कंबाइन करते हैं तो या तो ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, और उनके जो रिजल्ट्स आए वो सिमिलर टू आपके स्केलर मैग्नीट्यूड्स के थे, स्केलर क्वांटिटीज के थे, हमने देखा। तो क्या ये बात हमेशा सही होगा कि जब भी हम दो वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हमेशा जो आंसर देंगे, जो आंसर आएगा वो एकदम सेम एज स्केलर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड होगा? नहीं, ऐसा नहीं। वो तो मैंने एक्सट्रीम कंडीशंस लिया था, अभी जो लिया था मैं एग्जांपल्स, उसमें क्या था, या तो मैं दोनों को पैरेलल लिया था, पैरेलल लेने माने कि दोनों के बीच का एंगल जो था दो वेक्टर्स के वो 0 डिग्री था, और मैंने एंटी पैरेलल लिया था, यानी कि दोनों के बीच का जो एंगल था वो 180 डिग्री। तो ये एक्सट्रीम ऑफ द टू एंगल्स थे, क्योंकि हम जानते हैं कि दो वेक्टर्स के बीच में क्या एंगल हो सकता है,
फ्रॉम 0 to 180। तो हमने 0 लिया 180, लेकिन उसके बीच के भी तो कोई एंगल हो सकते हैं। ऐसा होता तो क्या फिर वो स्केलर के साथ में कंपेयर करने से एक ही आंसर आता है। उसी को हम लोग जज करेंगे, डिफरेंस अब देखेंगे बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर एडिशन। सपोज कीजिए एक लड़का है, वो ईस्ट की तरफ चलता है और वो 3 मीटर चलता है, और फिर वो नॉर्थ की तरफ चलता है 4 मीटर। तो डिस्टेंस वो कितना कवर करेगा? तो 3 + 4 यानी कि 7 मीटर्स। ये तो बहुत आसान है, बचपन से करते आ रहे हो। अब मान लीजिए वही चीज़ फिर मैं कहता हूँ कि एक बच्चा है, वो चलता है इधर 3 मीटर्स और फिर नॉर्थ में जाता है वो 4 मीटर्स। ये तो इसकी डिस्टेंस मैंने कहा। अगर मैं कहता कि डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो कैसे निकालते? तो स्टार्टिंग पॉइंट अब खोजना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट ये था और एंड पॉइंट क्या था, ये था। तो ऐसे हम लोग ऐसे लिख दिया डिस्टेंस। लेकिन क्या हम डिस्प्लेसमेंट केस नहीं, हमको स्टार्ट पॉइंट लिखना होगा एंड एंड पॉइंट भी लिखना होगा, दोनों जानना पड़ेगा हमें। जबकि डिस्टेंस के केस में हमको वो टेंशन नहीं थी। अब ये दोनों पॉइंट्स जानने के बाद में हमें ये दोनों पॉइंट्स ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, इनको हम जोड़ेंगे। दिस विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्ट पॉइंट एंड द एंड पॉइंट। ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस बनेगा वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। वो कैसे बनेगा आपका? अब देखिए ये 90 डिग्रीज पर गया ये बच्चा, तो ये तो पाइथागोरस थ्योरम हो गया। पाइथागोरस थ्योरम हो गया ना ये। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? अगर नाम देते हैं यहाँ पे ABCD लिख दें, ABC लिख दें, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर BC स्क्वायर। ठीक है, इससे हमको AB मिल जाएगा, हमको तो AB चाहिए ना। रूट ओवर AB स्क्वायर क्या होगा? AB स्क्वायर 3 स्क्वायर होगा, प्लस आपका ये क्या होगा, हो गया। और ये M है, 4 है, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + 16 इज इक्वल टू रूट 25 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5। तो ये 5 हो गया आपका। पॉजिटिव ही होगा, याद रखिएगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये तो प्रैक्टिकल लाइफ में तो कोई नेगेटिव डिस्टेंस नहीं हो सकता है या डिस्प्लेसमेंट। ये 5 मीटर जो हो गया, इसका आंसर हो गया 5 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो होगा, कितना लिखोगे आप? 5 मीटर। जबकि आपका डिस्टेंस कवर्ड कितना था? 7 मीटर। अब देखिए आंसर हो गया ना आपका। अब बताइए इसका एक्चुअली ये और क्या हो सकता है? अलग अलग डायरेक्शन हो सकता है। तो यहाँ से एक मैं समझाने के लिए और एक तरीका ले लेता हूँ कि मान लीजिए आप यहाँ से ऐसे गए होते, तो आपका तो ये एक एंगल बनता है यहाँ से ना। मान लीजिए यहाँ से आप 30 डिग्री एंगल कर दिए होते। अब ये डिस्टेंस आप लेते फिर, तो आप तब, अभी मैं नहीं करूँगा इसको, मैं समझाऊंगा, अभी वेक्टर्स करूँगा। तो ये डिस्टेंस में लेता तो वो क्या लाता? डिस्प्लेसमेंट। अलग अलग वैल्यूज आएंगे, ये वैल्यूज कौन सा होगा? तो देखिए इसका वैल्यू जो है, ये आपका कितना है? ये 4 है ना, तो 4 - 3। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू मैं कह रहा हूँ। फोर माइनस थ्री से लेकर 4 + 3 तक ये कोई भी वैल्यू इसमें आ सकता था, कोई भी वैल्यू इसमें आ सकता था। अभी कितना आया? 5 आया। तो देखिए 1, ये कितना आया? ये 1 होगा ना यहाँ पे, कितना होगा ये 1 होगा। यहाँ पे कितना होगा? 7 होगा। तो ये 1 से 7 के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू वो लेगा 1। कब लेगा वो 1 बताइए? जब आप ऐसे जाते हो और 3 मीटर चलते हो ऐसे, और फिर मैंने इस डायरेक्शन में गए, और फिर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ लौटते हो 4 मीटर्स।
तो ये आपका 7 देगा वैल्यू डिस्प्लेसमेंट, समझ में आ गया? तो 7 नहीं देगा, 1 देगा। कितना देगा? 1 देगा, सॉरी 1 देगा। अगर आप ऐसे चलते 3 मीटर्स और फिर आप 4 मीटर ऐसे चलते तो कितना देता है ये डिस्प्लेसमेंट? तब ये आपके डिस्टेंस के बराबर हो जाता है। तो मैक्सिमम इसका 7 होगा, मिनिमम इसका 1 होगा, कुछ भी हो सकता है इसके बीच में। तो 1 से 7 के बीच में कोई भी वैल्यू आ सकता है यहाँ पे। यहाँ पर क्या आएगा? हमेशा सेम वैल्यू आएगा, वो भी एडिशन वाला ही केवल आएगा, सेम वैल्यू आएगा, हमेशा एडिशन वाला होगा। यहाँ पे कोई सब्ट्रैक्शन का कोई इन शॉर्ट नहीं है। तो ये समझ में आ गया कि वेक्टर्स जो है डायरेक्टली केवल ऐड नहीं होते हैं, उनको एंगल्स में अगर है तो उनका एडिशन थोड़ा बदल जाता है, आपका स्केलर क्वांटिटी जैसा एडिशन ही रह जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? उसके लिए हम लोग लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ते हैं, ताकि कैसे हम लोग ऐड करेंगे वेक्टर्स को अगर वो एंगुलर डिस्टेंस पर है। कुछ में एंगल बनते हैं बिटवीन 0 एंड 180। तो 3 लॉज हैं एक्चुअली। एक है आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, दूसरा है आपका पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन, एंड तीसरा है आपका पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन। हम लोग तीनों बारी बारी से देखेंगे। जो तीनों एडिशन लॉज हैं उनको पढ़ने का तरीका अलग अलग है। एक है तरीका जो जिसे कहते हैं हम लोग ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल मेथड, ये पहले हम लोग करेंगे। उसके बाद एनालिटिकल मेथड, मैथमेटिकल मेथड, ये सारे हम लोग करेंगे। तो ग्राफिकल मेथड में देखते हैं या ज्योमेट्रिकल मेथड में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर कैसे एडिशन करते हैं हम लोग देखें। देखिए अगर 2 वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ये है देखिए ए, यहाँ ए है, और दूसरा वेक्टर है बी, ठीक है ये, और उन दोनों के बीच में जो एंगल है ये एंगल है इन दोनों के बीच में। तो इसको कैसे करेंगे ये हम लोग समझेंगे। इसका रूल ये है कि देखिए ये वेक्टर है, ये वेक्टर है। पहले आप पहले वाले के हेड के साथ में दूसरे वाले के टेल को जोड़िए, पहले वाले के हेड के साथ में दूसरे वाले के टेल को जोड़िए। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया एक वेक्टर ए ऐसे और दूसरा वेक्टर दिया गया बी ऐसे, तो आप क्या करोगे? ऐसे करोगे ए, और इसको कैसे करोगे? पैरेलली शिफ्ट करोगे। पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है ना, तो ऐसे यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ सकता है, जहाँ पे आपको जरूरत है पैरेलली इसको शिफ्ट करोगे, इसको बी को, और इसके हेड के साथ इसके टेल को जोड़ोगे इस तरह। अब ये तो ऐसे हो गया। अगर ऐसे होता और यहाँ पे होता तो क्या होता? कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप पैरेलली लेके आइए, ऐसे पहले इस लाइन से टच किए, फिर पैरेलली हम सरकार है इसको सरकाते हैं यहाँ पे, लेकिन शिफ्ट करते करते यहाँ पे चले आए। अब तो इस तरह से हम लोग हेड एंड टेल्स जोड़ देंगे, ये तो काम हो गया। अब करना क्या है मुझे? ये वेक्टर का, 2 वेक्टर्स के हमको क्या खोजना है? रिजल्टेंट खोजना है। रिजल्टेंट वेक्टर कैसे खोजेंगे? तो ये तो मैंने निकाल दिया कि ये पहला वाला है और ये दूसरा वाला है। अब आप क्या करोगे? देखिए ये चल रहा था ऐसे, समझिए तो ये ऐसे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है ना, ये ऐसे चल रहा है, ऐसे भी सोच लीजिए थोड़ा सा एंगल। अब क्या कीजिए? पहले वाले के टेल से दूसरे वाले को हेड को जोड़िए ऐसे डायरेक्शन देखिए, यानी कि ये जो देखिए ये डायरेक्शन ऐसे होगा, एक तरह से ऐसे गया ना। तो जो जिस डायरेक्शन से ये दोनों चले, रिजल्टेंट का डायरेक्शन जो होगा एकदम ऑपोजिट हो जाएगा इन दोनों के डायरेक्शन का। डायरेक्शन में कह रहे हैं साइक्लिक एंड एंटी साइक्लिक का मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अगर ये ए है, अगर ये ए है और ये बी है, तो ये जो है क्या बन जाएगा? आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि अगर वेक्टर ए और बी दोनों इक्वल हो और उन दोनों के बीच का एंगल 120 हो जाए तो कैसा बनेगा वो? तो देखिए ये है एक एंगल, और 120 कैसे बनेगा? यहाँ से आपको ऐसे बन जाएगा, ये 120 कहलाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर ए और बी इक्वल है, सपोज कर लीजिए इनका ये डिस्प्लेसमेंट ही है और इसका दिया हुआ 5 मीटर,
तो कह रहा है कि ऐसा हो तो क्या है ये एक्चुअली। देखिए इनकी इधर से देखिएगा तो ये 60 डिग्री एंगल बन रहा है। ये जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट का अगर आपको खोजने के लिए कहा जाए सी, तो सी कितना होगा, एक्चुअली ये 60 हो गया, ठीक है, और तो ये क्या बनेगा, इक्वल भी है तो ये भी 60 बन जाएगा। ये क्या हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। इक्विलैटरल ट्रायंगल तो इसका भी मैग्नीट्यूड 5m ही आएगा। ये जस्ट एक वर्किंग करने के लिए, लेकिन डायरेक्शन जो इसका कहाँ होगा, इसका डायरेक्शन इधर, इसका इधर, तो ये ऐसे डायरेक्शन किया, लेकिन इसका डायरेक्शन कैसे किया, ऐसे इधर से इधर। फर्स्ट का टेल, सेकंड का आपका हेड ज्वाइन करना है, और हेड जो है थर्ड का यानी कि रिजल्टेंट का सेकंड के हेड की तरफ ही होगा। ये देखिए आप, ये है पॉइंट जहाँ स्टार्ट किया, ए का टेल है, ये यहाँ से यहाँ तक आया, इसका हेड यहाँ पे बना, बी का टेल यहाँ पे जोड़ा गया, बी का हेड यहाँ पे बना। हम इसके टेल, इसके फर्स्ट वाले के टेल को से लेकर आपको सेकेंड वाले के हेड को जोड़कर अपने थर्ड वाले का हेड, HEAD, हेड को जोड़कर हमने हेड ऑफ द थर्ड रिजल्टेंट ये बनाया। अब इसका एंगल कितना होगा, किससे कंपेयर करोगे, तो ये देखो, ये कहोगे कि आप ये जो है इट इज इतना एंगल फ्रॉम ए, ये था इतना एंगल। अब डायरेक्शन जो भी करे, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ यहाँ पे होगा तो ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे थीटा डिग्री, ये एंगल बना थीटा डिग्री विथ ये बीटा डिग्री बना रहा है विथ कौन, रिजल्टेंट बना रहा है विथ। क्या रिजल्टेंट बी से भी कोई एंगल बना सकता था, हाँ बना सकता था, बी का पैरेलल यहाँ से बना लीजिए, ये पैरेलल, तो ये जो है बनेगा ये अल्फा, तो इट इज अल्फा डिग्री फ्रॉम बी, ऐसे भी पकड़ सकते हैं, लेकिन बेस लेते हैं एक कंपैरिजन के लिए, क्या सुविधाजनक डायरेक्शन होना चाहिए। एक्स डायरेक्शन दिख रहा है, आप एक्स डायरेक्शन नहीं दिख रहा है, वाई डायरेक्शन कुछ नहीं दिख रहा है, समझाने के लिए दोनों से एंगल मिलेंगे आपको, कोई बात नहीं है, लेकिन किसी के रेस्पेक्ट में आपको एंगल भी बताना होगा रिजल्टेंट का। छोटे छोटे क्वेश्चन देखते ताकि कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन है कि अ मैन रन्स 4 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट, दौड़ता है इंसान, दौड़ कर यहाँ पे आ गया टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, यहाँ से इस पॉइंट से वो दौड़ना शुरू किया, मान लीजिए उसके घर है, और वहां से दौड़ कर वो 4 मीटर ईस्ट की तरफ वो दौड़ कर गया, ठीक है, ये 4 मीटर्स। देन ही टर्न्स नॉर्थ, नॉर्थ घूम गया वो, घूमने के बाद ही वॉक्स, अब आराम से वॉक करता है 3 मीटर्स फॉरवर्ड, नॉर्थ की तरफ ही वॉक करता है। व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, उसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से कैसे करेंगे, एक तो आप यहाँ पे तो बस आपको अगर बताना होता है ट्रायंगुलर मेथड से तो ऐसे बता देते हैं, जुड़ा नहीं, पकड़ लीजिए जुड़ गया है ये, और मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, जुड़ जाएगा। तो मैं कहता कि ये जो है आर इसका रिजल्टेंट होता, डिस्प्लेसमेंट इसका रिजल्टेंट होता। रिजल्टेंट क्या होता, 4 मीटर ईस्ट प्लस आपका 3 मीटर नॉर्थ, 7 नहीं होता, 7 नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे, वही पाइथागोरस थ्योरम लगेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका एक्चुअली हो जाएगा ये 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, या 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। यहाँ पे चूंकि 4 पहले लिखा हुआ है आप लिख दीजिए, लेकिन आंसर दोनों केस में आएंगे, लेकिन आपको हम यहाँ पे ज्वाइन करने की बात बता रहा हूँ। देखिए यहाँ से टेल इधर है, हेड इधर, हेड से इसके टेल को हम हेड से जोड़े और यहाँ पे हेड बनाए, इसके टेल और इसके हेड को जोड़े, हम जोड़ने के बाद में हमने हेड इधर बनाया, तो डायरेक्शन इससे किधर होगा, इस तरफ होगा, आर का डायरेक्शन इधर होगा, और आंसर क्या आएगा, आंसर 5 मीटर आएगा। डिग्री क्या होगा बता सकते हैं आप यहाँ पे, तो मैं बता दूं कि एक्चुअली ये स्टैंडर्ड डिग्री का ही एंगल है। क्या स्टैंडर्ड डिग्री क्या है, तो यहाँ पे ऐसा अगर देखते हो 3, 4, 5 वाला जो है, तो 3 के ऑपोजिट में 37 डिग्रीज होता है, और 4 के ऑपोजिट में आपका 53 डिग्रीज होता है। ये याद कर लेना होगा आपको, ठीक है, फिजिक्स में बहुत लगता है ये। तो हम कह सकते हैं कि इट इज, रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या कहोगे, मैग्नीट्यूड तो बता दोगे आप 5 मीटर, लेकिन डायरेक्शन क्या कहोगे, इट इज 37 डिग्रीज ड्यू नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट, 37 डिग्रीज ड्यू नॉर्थ
ये ईस्ट है और ये हो गया 37 डिग्रीज ड्यू नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट, नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं ना, तो फ्रॉम ईस्ट 37 डिग्रीज ड्यू नॉर्थ। ये हो गया रिजल्टेंट का डायरेक्शन, और डायरेक्शन के साथ साथ उसका अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड 5 मीटर। इस तरह से हम लोग डिस्कस करते हैं इस चीज़ को। अब हम लोग दूसरा लॉ देखते हैं, उसका क्या नाम है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हम लोग अभी ट्रायंगल लॉ जो कर रहे थे उसमें हम लोग क्या देखे, एक वेक्टर दिया हुआ है इनिशियल वेक्टर माने पहला वेक्टर, उसके हेड के साथ में दूसरे वेक्टर को जोड़ दीजिए, उसके टेल जोड़ दीजिए और हेड उसका उधर फ्री कर दीजिए, और रिजल्टेंट क्या करोगे, जहाँ से टेल है आपका फर्स्ट वाले का उससे और हेड जो है सेकेंड वाले उसको जोड़ दीजिए, तो आपका ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन हो गया। यही तो था ना। अब इस पैरेललोग्राम में क्या हम करते हैं, पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं करते हैं, हम लोग यहाँ पे कोई इनिशियल पॉइंट लेते हैं। क्या लेते हैं, कोई इनिशियल पॉइंट लेते हैं दोनों वेक्टर्स का। मान लीजिए एक वेक्टर आपका ये जो था ए था और ये बी था, और ये है आपका ए, और कहीं यहाँ पर बी था आपका, उसी को तो आपने जोड़ कैसे बनाया था ना, मैं पैरेलली शिफ्ट किया। आप को लिनियरली पीछे भी ला सकते हो, पैरेलली आप शिफ्ट कर सकते हो, ऐसे ऐसे शिफ्ट कर सकते हो किसी चीज़ को, पैरेलली शिफ्ट भी कर सकते हो, नीचे भी उतार सकते हो, को लिनियर वो पैरेलली कहलाएगा। और हम लोग उसको इस तरह से किए। अगर पैरेललोग्राम करना होता तो क्या करते, तो हम क्या करते ऐसे करते, और ये जो है आपका इसको पहले तो शिफ्ट करते थोड़ा सा नीचे, मान लीजिए इसको शिफ्ट करके हम पहले इसको टच कर देते, ऐसे सब कुछ कर लीजिए। अब उसको इधर शिफ्ट करते जाते, शिफ्ट करते करते हम ऐसे पोजीशन में आ जाते हैं जहाँ की ये को इनिशियल पॉइंट्स हो जाएगा, दोनों पॉइंट्स इसके दोनों के टेल एक साथ जुड़ जाएंगे, दोनों के टेल एक साथ में जुड़ेंगे। यहाँ पे देखिए ये आपका एक वेक्टर बी और ये है एक वेक्टर ए। देखिए कोई इनिशियल यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तब जाके आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये है आपका एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर, पैरेलली इसको शिफ्ट किया गया, थोड़ा नीचे उतारा गया है कोलिनियरली, और फिर इसको शिफ्ट किया गया, और यहाँ पे देखिए को इनिशियल पॉइंट्स बनाए गए। अब को इनिशियल पॉइंट्स बनाने के बाद क्या करेंगे हम, अब मान लीजिए को इनिशियल पॉइंट्स तो बन गए आपके ऐसे। अब क्या कीजिएगा, इनके हेल्प से एक पैरेललोग्राम बनाइए। कैसे बनाइएगा, इसका एक पैरेलल इधर बनाइए और इसका पैरेलल एक बनाइए इधर, ऐसे, ठीक है, पैरेललोग्राम बन गया। अब को इनिशियल पॉइंट जो है उससे ऑपोजिट पॉइंट को जोड़िए, ऑपोजिट एंगल को जोड़िए, जो को इनिशियल पॉइंट का एंगल है उसके ऑपोजिट को, माने दो डायगोनल बनाना है आपको। पैरेललोग्राम का क्या बनाना है आपको, डायगोनल बनाना है। याद रखिएगा डायगोनल दो होते हैं पैरेललोग्राम का, ये आप बना देते हो तो आपका गलत हो जाएगा। बाद में दिखाएंगे कि ऐसे करने से क्या होगा, अभी लेकिन ये करोगे आप तो गलत हो जाएगा, ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। आपको हमेशा क्या लेना होगा, आपको हमेशा ये अगर आपका एक है दूसरा ये है तो पैरेललोग्राम बनाइएगा आप पहले, ठीक है, और आप डायगोनल कौन सा लीजिएगा, को इनिशियल पॉइंट से उसके ऑपोजिट कॉर्नर में जाएगा, ये आर कहलाएगा। तो आर जो है ये है आपका मान लीजिए ए, ये है मान लीजिए बी, यहाँ पे पी यानी क्यू लिखा हुआ है, स्मॉल आर लिखा हुआ है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपका आंसर क्या होगा, स्मॉल आर में जो लिखा हुआ है यहाँ पे वो होगा पी प्लस एंड क्यू प्लस, इन माई केस क्या होगा, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। इस तरह से हम लोग इसको निकालेंगे। यहाँ पर भी वही बात होगा, यहाँ पे ए प्लस बी लिखा ही हुआ है, आप इसको आर इज इक्वल टू लिख दीजिए, यहाँ पे आर इज इक्वल टू दिस। तो इस तरह से हम लोग वेक्टर निकालते हैं, क्या, रिजल्टेंट वेक्टर। और एंगल क्या होगा इसके, मैंने उसको तो डायरेक्शन भी बताना होगा, तो डायरेक्शन उसका होगा द एंगल फ्रॉम द बेस, पकड़ लीजिएगा बेस जो वेक्टर होगा
इस वेक्टर से आप उसका एंगल बता दीजिए। मान लीजिए अल्फा यहाँ पे लिख दिया आपने, यहाँ पे अल्फा लिख दिया आपने, यहाँ पे अल्फा लिख दिया आपने, तो अल्फा डिग्री कहोगे फ्रॉम ए, फ्रॉम पी, फ्रॉम बी, कुछ भी कह सकते हो जो बेस में इजियर होता है। ऐसा नहीं है कि आप इससे नहीं कर सकते, मैंने कहा कॉन्वीनियंट मेथड लेते हैं ना हम लोग। तो बेस वाला जो होगा, बेस वाले एक से कितना डिग्री हो टर्न किया है वो पता चल जाएगा आपको। एंगल पता चल गया तो डायरेक्शन पता चल गया विथ रिस्पेक्ट टू द बेस वेक्टर, और उसका मैग्नीट्यूड पता चलेगा पैरेललोग्राम के डायरेक्शन से, डायगोनल से। लेकिन ये याद रखना होगा कौन सा डायगोनल लेना है। वो इनिशियल पॉइंट से जो लाइन जाएगा और जाके टच करेगा ऑपोजिट एंगल को, तो वो एंगल दोनों जोड़ने के बाद में वर्टिसेस कहेंगे, एंगल के वर्टिसेस को जो जोड़ेगा वो बनेगा आपका इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट। ये वाला डायगोनल नहीं लीजिएगा आप, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, वेक्टर ए इज ऑफ 10 यूनिट्स मैग्नीट्यूड फेसिंग नॉर्थ, वेक्टर बी हैविंग सेम मैग्नीट्यूड फेसेस वेस्ट, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिलेटिव टू ड्यू नॉर्थ ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। करते हैं। पहला क्या है, वेक्टर ए है वो फेस कर रहा है नॉर्थ और उसका मैग्नीट्यूड कितना है 10। वेक्टर ए है और उसका मैग्नीट्यूड 10 यूनिट्स है। यूनिट्स कुछ भी कर सकते हो आप, मीटर, न्यूटन, कुछ भी लिख सकते हो। नॉर्थ की तरफ हो गया। और दूसरा क्या है, दूसरा है वेक्टर बी, सेम मैग्नीट्यूड फेसेस वेस्ट। यहीं से लेता हूं मैं और फेस कर देता हूँ वेस्ट। ये हो गया बी फेसिंग वेस्ट और इसका मैग्नीट्यूड जो है 10 यूनिट्स। कह रहा है कि आप a प्लस बी एंड a माइनस बी बताइए। ठीक है, अब मैं तो ऐसे बना दिया। कॉन्सेप्ट क्या लेंगे वो देखते हैं। तो पहले कौन से लॉ से करें, पहले चलिए हम लोग ट्रायंगल लॉ से करने की कोशिश करते हैं। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि आप दोनों को ऐसे नहीं जोड़ सकते। ट्रायंगल लॉ में क्या करोगे आप पहले पहला वाला बनाते ऐसे, 10 नॉर्थ हो गया, और फिर आप क्या करते प्लस बी, तो यहाँ से जोड़ते हैं ऐसे, 10 इधर करते हैं। मेरा 10 छोटा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, मैं पकड़ लेता हूँ, ठीक है। हाँ, तो ये बी बन जाता आपका, ये बी हो गया आपका वेस्ट और ये हो गया ए। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मुझे चाहिए क्या रिजल्टेंट। रिजल्टेंट यहाँ से यहाँ नहीं आएगा, यहाँ से मैं पकड़ लेता हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो होगा डायरेक्शन, ये बनेगा मेरा डायरेक्शन के साथ में ये आर। आर विल बी इक्वल टू 90 डिग्री है यहाँ पे, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, यानी कि 10√2 देगा। ठीक है, 10√2। अब याद रखिएगा इक्वल्स होंगे तो उसका जो भी वैल्यू है √2 आएगा। अच्छा, ये तो हो गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि डायरेक्शन, इधर मैग्नीट्यूड बता दिए, डायरेक्शन बताइए इसका। रिलेटिव टू ड्यू नॉर्थ, तो अब हमको जानना पड़ेगा ये डायरेक्शन ये कितना है। अब चूंकि ये इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो ये अभी तो ऑपोजिट भी इक्वल होंगे। दिस विल बी इक्वल टू दिस, तो ये भी 45 है और ये भी 45 है। ठीक है, 45 डिग्री तो हम डायरेक्शन इसका कह सकते हैं 45 डिग्रीज ड्यू कहाँ, वेस्ट की तरफ आ रहा है ना, वेस्ट फ्रॉम नॉर्थ। ये आंसर हो गया। ये तो पहला वाला हो गया ए प्लस बी का। ए माइनस बी होता तो क्या होता, ए माइनस बी होता तो ए तो हम दिखाते हैं ऐसे ही जा रहा है ऊपर। ठीक, लगे 10 हो गया। न्यूटन ही ले रहा हूँ मैं, कोई बात नहीं, यूनिट्स न्यूटन में लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, अब देखिए माइनस बी, बी कहा गया था, कहाँ आपका बी जा रहा है ऐसे वेस्ट की तरफ जा रहा था, माइनस बी कहाँ जाएगा, इधर जाएगा।
माइनस बी इधर जाएगा, तो माइनस बी आपका इधर। अब कैसे बनाओगे आप, तो इसको जोड़ोगे फ्रॉम स्टार्टिंग, हेड आपका एंड की तरफ में होगा। इसका भी वैल्यू कितना आएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, 10√2 आएगा न्यूटन। डायरेक्शन इसका क्या होगा, फ्रॉम नॉर्थ बताना है हमको। नॉर्थ कौन है, यही नॉर्थ है ना, तो नॉर्थ से इस तरफ देखो इस बार, तो इस बार भी तो ये 45 ही है, 45, और ये भी 45 है। इस बार आप कहोगे डायरेक्शन, क्या लिखोगे, 45 डिग्रीज ड्यू, इस बार ईस्ट की तरफ लिखोगे, ईस्ट फ्रॉम ड्यू वर्ड यूज कर सकते हो, ड्यू नॉर्थ। पहले वाला मैं नहीं लिखा हूँ इतना, जस्ट ये लिखने के लिए है, डेकोरेशन के लिए, बाकी तो बात समझ में आ रही है आपको। इस तरह से हम लोग ट्राइंगल लॉ से निकाले। क्या ये पैरेललोग्राम लॉ से भी निकल सकता है, हाँ निकल सकता है, मैं समझाने के लिए बता दे रहा हूँ। अगर आप, करूँगा नहीं क्योंकि आंसर तो मैं निकाल दिया हूँ, a माइनस बी का भी, a प्लस बी का भी, ठीक है। अब ये था a प्लस, ये वाला था आपका a प्लस बी का, कौन सा, ये था आपका a प्लस बी का, और ये था आपका a माइनस बी का, याद रखिएगा, हाँ ठीक है। अब पैरेललोग्राम लॉ भी हम लेते तो क्या फर्क पड़ता है, हम क्या करते, हम ऐसे ड्यू नॉट जैसे लिए, ठीक है, लेकिन वेस्ट इधर नहीं जाके, ये वेस्ट ऐसे कह रहे थे, नहीं करके हम वेस्ट को इधर ला देंगे, ला दिए। उसके बाद क्या करते, हम ऐसे पैरेललोग्राम बनाते हैं और ऐसे बना देते जाएंगे, क्योंकि इक्वल स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर होता है, स्क्वायर का अब जावे डायगोनल जानते हो कितना होता है, अगर 10 है इधर, इधर भी 10 है, तो अब तो जानते हो डायगोनल कितना होगा उसका, 10√2। इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। कौन सा मैं कह रहा हूँ, प्लस वाले का मैं बता रहा था, उसी तरह से उस तरफ कर दो तो नेगेटिव वाले का हो जाएगा, और नेगेटिव वाले के लिए उसी तरह से आप पहले क्या करोगे, ऐसे कर दिए 10, और आपको डायरेक्शन उधर करना है, लेकिन दोनों को इनिशियल पोजीशन से होना चाहिए, पॉइंट से होना चाहिए, इधर भी 10, ठीक है। अब दोनों को जोड़ दोगे आप ऐसे, ठीक है, यहाँ से जोड़ने के बाद में ये जो बनेगा 10√2, ये बन गया आपका a माइनस, इस तरह से आप, ये हो गया। अब उसमें आप ये जो आंसर्स तो चेंज नहीं होंगे, वैल्यूज भी नहीं चेंज हुए, तो आप पैरेललोग्राम लॉ से कीजिए या ट्रायंगल लॉ से, दोनों से आप आंसर देख ही पाओगे। थर्ड लॉ क्या है आपका, पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन। अब देखिए पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन कोई अलग लॉ नहीं है, एक्चुअली कह सकते हैं एक्सटेंशन ऑफ द ट्रायंगल लॉ। अब देखिए ये पहले सोचिए कि एक ये साइड ए दिया हुआ है ऑफ ट्रायंगल, और देखिए यहाँ पे एरो है, एरो के साथ में फिर बी को जोड़ा गया है, बी का मैंने टेल और एरो इधर है, और फिर हम लोग क्या करते हैं, फाइनली इसको जोड़ देते हैं, देखिए एरो इधर करके, तो ये बन गया रिजल्टेंट। तो यहाँ पे अगर हम ठीक से देखते हैं तो ये था ए, ठीक है, इस पॉइंट से शुरू हुआ था, यहाँ तक आया, उसका ये एरो हो गया, और हेड हो गया ये, और इस एरो हेड के साथ में बी वाले का टेल हम ले लेते हैं, ठीक है, और उसका हेड यहाँ पे आया था। क्या करते हैं, इसके टेल के साथ में, किसके, एक पहले वाले वेक्टर के और दूसरे वाले हेड के साथ में हम जोड़ते हैं, तो ये बन गया रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट हो गया। रिजल्टेंट कितना देगा आपको, ये देगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसको मान लीजिए कि ये एक साइड है ऑफ ट्रायंगल, और एक और आपको पॉलीगॉन का एक साइड मिलता है आपको, माने डायरेक्शन मिलता है, वो मान लीजिए सी मिलता है। फिर देखिए यहाँ पे, देखिए पहला है यहाँ पे साइड है ना, इसका टेल और इसका हेड इधर है, उसके हेड से सेकेंड वाला टेल जुड़ा हुआ है और उसका हेड इधर है। अब देखिए ये जो आप बना रहे हो, इसको हम R1 दे देते हैं, नाम बहुत सारे आर आएंगे ना, तो R2 में कहता हूँ उसको। R2 जो है वो क्या होगा, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर ट्रायंगल लॉ से,
तो ये हो जाएगा R1 प्लस सी। जो R1 क्या है, A प्लस बी सी है। इस तरह से हमको इसका रिजल्टेंट निकल गया। अब देखिए इसको मान लीजिए एक वेक्टर R2 को, और तीसरा एक वेक्टर, सॉरी दूसरा वेक्टर इसको मान लीजिए जो पॉलीगॉन का और एक साइड है, तो उसका और इसका आप कंपेयर कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसका टेल है, यहाँ पे इसका हेड है, डी का टेल यहाँ पे हेड है, रिजल्टेंट का टेल और डी का हेड। ये बन गया आपका रिजल्टेंट। फाइनल रिजल्टेंट में लिख देता हूँ R1 नहीं लिखता हूँ, 2 नहीं लिखता हूँ, 3 नहीं लिखता हूँ, R लिख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे R2 प्लस डी हो जाएगा, ठीक है। और तो R क्या हो गया आपका, R2 प्लस डी वेक्टर। R2 क्या होगा आपका, R2 है आपका A प्लस बी प्लस सी प्लस डी। हेंस यही हो गया आपका रिजल्टेंट ऑफ द क्या, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन के फॉर्म में बहुत सारे वेक्टर्स ऐसे सजा दिए हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बार बार ट्रायंगल लॉ को यूज करके 2 को लेना पहले, थर्ड उसका साइड बनाइए, उसको रिजल्टेंट मानिए। बनाते समय रूल याद रखिएगा कि फर्स्ट वाला और जो फाइनल वन करने में रिजल्टेंट जो है दोनों को इनिशियल पॉइंट वाले होंगे, ठीक है। उसके बाद लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड को इनिशियल नहीं होंगे। उसी तरह से आपका एक ट्रायंगल बन गया तो इसका रिजल्टेंट पता चल गया, तो इसको दोनों को भूल जाएंगे आप। फिर दूसरा एक साइड लीजिएगा, रिजल्टेंट को मान लीजिए आप पहला वेक्टर और दूसरा मान लीजिए उसको। फिर फाइनल करने के लिए माने इसका रिजल्टेंट निकालने के क्या कोई इनिशियल कर दीजिए फाइनल का। यहाँ से फर्स्ट वाले के स्टार्ट किए थे माने R1 का, वहीं से R2 का स्टार्ट कीजिए, एंड कीजिए आपका सी के हेड के साथ में। अब उसको ऐड करिएगा तो ट्रायंगल लॉ से फिर R2 मिल जाएगा। वैसे और भी अगर साइड्स बनाते हैं आप तो यही काम करते हैं, और इस तरह से हम लोग ट्रायंगल लॉ के ही सहारे पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन कंप्लीट करते हैं। तो तीनों लॉज तो हम लोग समझ गए कि कैसे ट्रायंगल लॉ से भी हम खोज सकते हैं रिजल्टेंट। अगर एंगल्स हैं दो, थीटा कोई एंगल है इन बिटवीन 2 वेक्टर्स, तो आप ट्रायंगल लॉ से भी खोज सकते हो, पैरेललोग्राम लॉ से भी खोज सकते हो, और बहुत सारे हैं तो 2-2 करके जोड़ी बनाकर आप क्या कर सकते हो, पॉलीगॉन लॉ से भी खोज सकते हो। इन कुछ स्पेशल केसेस हैं उनके बारे में आपको जानना जरूरी है। केस 1 है कि अगर थीटा 0 है, थीटा अगर 0 है तो दोनों कैसे होंगे, तो देखिए एक तो ऐसे आएगा और दूसरा ऐसे आएगा, तो इनका हमेशा मैक्सिमम वैल्यू आएगा। क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 है न्यूटन, यहाँ पे 4 न्यूटन है, तो मैक्स वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्स वैल्यू यहाँ पे 7 न्यूटन हो जाएगा। अच्छा, अगर आपका 180 डिग्री है, 180 डिग्री अगर थीटा है 180, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए ये ऐसे गया और ये ऐसे 3 एंड 4 ऐसे हो गया। इन दिस केस क्या होगा, उनका डिफरेंस जो है, डिफरेंस वो मॉड में कर लीजिए, अभी समझाने के लिए बोल रहा हूँ, मॉड में कर लीजिए। तो मिनिमम वैल्यू आएगा यहाँ पे, मिनिमम कितना होगा, तो 3 - 4 कर दीजिए तो वो 1 आएगा, 1 न्यूटन। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना होगा कि अगर 0 है, अगर दोनों के बीच में, दोनों पैरेलल है, पैरेलल जब होते हैं वो ऐसे ऐसे एक साथ में कोलिनियर कुछ भी हो, उसको हम मानेंगे कि वो 0 डिग्री एंगल पर एक दूसरे से स्थित है। तो इन दैट केस मैक्सिमम जो वैल्यू आएगा वही, जितना आ सकता है वही आएगा। इनके केस में एडिशन करके, सिंपल एडिशन। अगर आपका 180 डिग्री मैंने वो एकदम ऑपोजिट, एक इधर है एक इधर फेस किए हुए हैं, तो इसको कहेंगे 180। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। इन दैट केस इनके डिफरेंस को लेंगे और वो सबसे मिनिमम वैल्यू आएगा। हाँ, थर्ड केस है कि अगर वो 90 डिग्रीज में, मान लीजिए एक ऐसे है और दूसरा ऐसे है, इन दैट केस हम लोग ये जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका रूट लेंगे। तो माने का मतलब कि अगर ये 3 है, ये 4 है, या 4 है 3 है, तो यहाँ पे रूट ओवर
3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हमेशा आंसर आएगा। तो इस तरह से ये 3 कंडीशन आप एकदम दिमाग में रख लीजिए, ये हमेशा जब भी आए ऐसे आपको करना है। बाकी सब एंगल्स के लिए आपको पहले जानना पड़ेगा कैसे हम लोग रिजॉल्व करते हैं एंगल्स को अलग अलग डायरेक्शंस में, तब हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस के लिए। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, वन 6 न्यूटन ड्यू ईस्ट एंड द अदर 8 न्यूटन ड्यू नॉर्थ। तो इसको आप पैरेललोग्राम या ट्रायंगल दोनों से ही कर सकते हो ना। तो पहले मैं पैरेललोग्राम से ही करता हूँ। देखिए ऐसे ले जाऊंगा, कितना है ये 6 ड्यू ईस्ट, और इधर मैं कर देता हूँ 8 ड्यू नॉर्थ। पैरेललोग्राम से करूँगा मैं, तो पैरेललोग्राम तो बनाना पड़ेगा मुझे ना, तो कैसे बनाऊंगा ऐसे, ठीक है। ये जो है मेरा, ये बना, ये जो आपको मिला, ये मेरा बताता है कि ये मेरा रिजल्टेंट है। और डायरेक्शन उसका क्या होगा? डायरेक्शन क्या होगा? इधर डायरेक्शन होगा। तो पहले तो मैं बता दूँ क्या, तो 90 डिग्री जब भी दोनों के बीच में होगा तो क्या मैंने बताया, रूट 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो कर दीजिए, रिजल्टेंट इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ, रूट 8 स्क्वायर पर प्लस 6 स्क्वायर, चाहे 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, कोई बात नहीं, मैग्नीट्यूड से आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 64 प्लस 36 इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स नॉट मैंने एन है, न्यूटन है, ठीक है। तो ये आपका हो गया आर। अब डायरेक्शन, तो डायरेक्शन आप बता सकते हो, अभी केवल बता सकते हो कि ये क्या 45 डिग्रीज है? नहीं, 45 डिग्रीज नहीं है इस बार। क्यों 45 डिग्रीज नहीं है? 45 डिग्रीज नहीं है। तो ये कितना है? ये इसको 8 पकड़ लीजिए, इसको इसका रेशियो लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 6:8, 3:4। ये 4 है एक्चुअली, ये 3 समझ लीजिए। तो यहाँ पे एक्चुअली कितना है 53 डिग्रीज है। ऐसे आप 53 डिग्री का एंगल याद रखिएगा, रेशियोज में भी आपका आएगा, ठीक है। डिवाइड बाय मतलब देखिए आपका बोले थे 3:4:5 आएगा ऐसे, या 4:3:5 आएगा, यानी कि बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। तो इन दिस केस अगर ये वाला लेते हैं हम लोग, तो क्या था ये 6, 8, 10 था। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओगे तो क्या हो जाएगा, ये 3:4:5 हो जाएगा। तो सेम एज दिस है ये। तो इसलिए ये एंगल जो है हमको 53 डिग्रीज मिल जाएगा। तो हम एंगल भी बता देंगे, कहेंगे कि इट इज 53 डिग्रीज ड्यू नॉर्थ फ्रॉम ड्यू ईस्ट, ऐसे लिख सकते थे, ठीक है। या आप ट्रायंगल लॉ से करोगे तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप पहले आप इसको लिखोगे, पहले ड्यू ईस्ट लिखता है ऐसे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं, ड्यू नॉर्थ करते हैं ऐसे, ये लिखते हैं आप 6, ये लिखते हैं 8, और फिर आप इसको जोड़ देते, जोड़ते तो ये आपका आर बनता है। आर का वैल्यू वही होता कितना 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का रूट ओवर। और डायरेक्शन अभी भी देखिए ये 4, 3 है, तो 53 यहाँ पर भी होता है। और इस तरह से हम लोग या तो ट्रायंगल लॉ या आप क्या पैरेललोग्राम लॉ, दोनों से ही आंसर ला सकते हैं इसका। जैसे प्रैक्टिस है ये। इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस विल नेवर गिव रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 2n। 2n का रिजल्टेंट फोर्स, इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन, मैंने दो वेक्टर्स है, दो वेक्टर्स क्या रिजल्टेंट दे सकते हैं? रिजल्टेंट वो दे सकते हैं मैक्स और मीन, मैंने क्या मतलब कि एडिशन करने के बाद में जो आंसर आता है। जैसे फर्स्ट वाला जो है वो क्या क्या वैल्यूज दे सकता है, वो 2+2, ठीक है, उसका रिजल्टेंट मतलब 2+2 से लेके उसका हो जाएगा, अब रिजल्टेंट लिख देता हूँ। तो रिजल्टेंट इसका ऑप्शन ए है ना, तो ए लिख देता हूँ। और लेस ग्रेटर देन क्या हो सकता है, ये मैंने ये इक्वल टू हो सकता है आपको, और यहाँ पे ये हो सकता है आपका 2 - 2 तक, यानी कि ये
मैं ऐसे अगर लिखूं 0 से लेकर ये 4 तक हो सकता है ऐसे, ठीक है। ठीक उसी तरह से इसको देखें, ये 1 + 1 और भी 1 - 1 तक का हो सकता है, यानी कि रेंज इसका हो गया 0 और भी 2, ठीक है। थर्ड वाले का देखते हैं, तो ये होगा 1 + 3 RC ग्रेटर देन कितना, यहाँ पे आपको मॉड लेना पड़ेगा। मॉड बना के रखोगे तो अच्छी बात है, नहीं रखोगे तो पॉजिटिव है तो कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 - 3, और तो आंसर क्या देगा ये -2 हो जाएगा, 2 RC यहाँ पे 4, और ये 1 + 4 RD 1 - 4, ये कितना हो जाएगा -3 माने 3 RD इक्वल टू लेस देन 5। तो ये था इनका मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में कहीं भी वैल्यू आ सकता है। अब ये क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस विल नेवर गिव द रिजल्टेंट 2। तो नेवर गिव द रिजल्टेंट 2 कौन, ये तो 0 से 4 के बीच में 2 दे सकता है, इसका है 2 मिलेगा, इसका 2 मिलेगा। ये भी 0 से 2 के बीच में है तो इसमें भी 2 मिलेगा। ये 2 से 4 तो 2 है ऑलरेडी है तो 2 मिलेगा। यहाँ पे 3 से 5 के बीच में 2 यहाँ पे मिसिंग है तो यहाँ पे 2 नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको कंपेयर करेंगे। तो आज का लेक्चर, पहला लेक्चर आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। वेक्टर्स का लेक्चर्स जारी रहेंगे। वेक्टर मुझे उम्मीद है कि अभी तक जो है कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो चुका होगा। साथ ही साथ जुड़े रहिए बाकी सब लेक्चर्स में ताकि कॉन्सेप्ट जो है वेक्टर्स का आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाए। साथ ही साथ डेस्टिनीजीत को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक चीज़ याद रखें, क्या, डेस्टिनीजीत के साथ पढ़ते रहो, कामयाबी की ओर बढ़ते रहो। एंड थैंक यू वेरी मच।